जी कुछ भी बोल रहे हैं, क्या बोल रही है? अच्छा, गुड एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकती है? ओके, आई विल ट्राई टू एड्रेस दीज फ्यू क्वेश्चंस। आपके दिमागों में और भी सवाल होंगे। अच्छा, किसी भी दिमाग में सवाल का जो आना है ये सबसे अच्छी बात है। कोशिश करें कि सारी ज़िंदगी ना इंक्विजिटिव रहें, सवाल पूछते रहें और उल्लू के पट्ठों की तरह सवाल पूछें और इस तरह पूछें जैसे बिल्कुल पहली क्लास का बच्चा पूछता है। हाँ, कैसे होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिस इज़ द ओनली वन थिंग जो आपको ना ज़िंदगी में हमेशा ऊपर लेके जाएगी। और ये अज्यूम करना, आप किसी भी मीटिंग में किसी भी जगह पे कहीं पे भी खड़े में, नेवर अज्यूम दैट कि मुझे पता है। ये जो अजम्पशन है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। कई दफ़ा बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी आप ये अज्यूम करके चुप रहते हैं कि जी मुझे पता है। तो आप पूछ लें, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड फिर इन सवालों के जवाब भी इसके अंदर आएंगे। तो ये कैसे ऐसे मूव करना है, इसको ऐसे चलता है। ओके, सो आई स्टार्ट राइटिंग फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। ये मैंने मास्टर्स किया था मैन्युफैक्चरिंग में, मैंने बैचलर्स किया था मैकेनिकल में। दो मैं नौकरियाँ कर चुका हूँ ज़िंदगी में। पहली नौकरी मेरी होंडा में थी, जिसमें होंडा कार्स बनती है, होंडा मोटरसाइकिल बनता है। तो आई वाज देयर डिज़ाइन इंजीनियर। तो मैं डिज़ाइन करता था और लोकल डेवलपमेंट करता था। ठीक है जी, आप लोगों ने प्रोई पढ़ी होगी। प्रोई, उस वक्त प्रोई वाइल्डफायर 2 सर्टिफाइड था। मैं मोल्ड डिज़ाइन करते थे हम प्रोई के अंदर। तो इस तरह के साइंसदान। माजरत, आपको मैंने इनका बताया नहीं, ये ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, फार्मेसी, बायोमेडिकल साइंस और इस तरह के। हाँ जी, लेकिन इंजीनियरिंग के तकरीबन नहीं है, चलें कोई बात, सिवाय 2-3 ग्रेजुएट्स के। तो बड़ा मुश्किल किस्म के सॉफ्टवेयर थे जो सीखने का बड़ा शौक था, उसको हम चलाते थे। और साइंसदान बनने का बड़ा शौक था। एक तो ये साइंसदानी जो है ना, ये ज़िंदगी में ज़रूर ख़त्म करनी है। साइंसदान नहीं बनना। डोंट ट्राई टू बिकम साइंटिस्ट। ठीक है, सादा इंसान बनना है। सादा इंसान, सादा इंसान वो होता है जो आसान बात करता है, मुश्किल बात नहीं करता। ठीक है, तो फिर मैंने उसको दूसरी नौकरी मेरी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में थी, पीएनजी पाकिस्तान में, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मैं एक्स ऑपरेशन हेड हूँ पीएनजी पाकिस्तान का। तो मैंने 5 साल प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ऑपरेशन चलाए। सेफ गार्ड एरियल अगर आप घरों में यूज़ करते होंगे तो उसका प्लान मैंने पाकिस्तान में लगाया था। वो तकरीबन को 10 अरब रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी जो हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया जी, उसके बाद मैंने एक कंपनी बनाई मैनेजमेंट एंड बिजनेस एक्सीलेंस कंसल्टेंसी के नाम से, एमएन बैक के नाम से, 2014 में, जिसको आज तकरीबन 9 साल होने वाले हैं। ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग देती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। पाकिस्तान के जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जितने बड़े नाम हैं, उनको हम लोग कंसल्ट कर चुके हैं पिछले 9 सालों में। कई ऐसी कंपनीज़ जो चंद करोड़ों से शुरू हुई और आज वो मल्टी बिलियन रुपीज़ कंपनीज़ हैं, और उनके पीछे जो ब्रेन एंड एडवाइज़र्स हैं वो एमएन बैक के लोग हैं। हम लोगों ने उनको बताया कि कैसे ऊपर जाना। हम उतने पैसे नहीं बना सके जितने उन्होंने बनाए, बट सम टाइम ये होता है कि वो क्या होता है, हर डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं होता। डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर रहता है और अस्पताल वाला बहुत अमीर हो जाता है। तो सम टाइम हमारे कैसे क्लाइंट होते हैं ना, हमसे 7,000 गुना अमीर होता है। तो कई दफ़ा दुखता भी है कि यार ये हमसे एडवाइस लेके अमीर हो गए हैं और हम इधर ही बैठे हैं। ठीक है, बट वो फिर रिस्क की डिस्ट्रीब्यूशन पे भी यकीन होना चाहिए ना। अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिस्क की डिस्ट्रीब्यूशन मेरी है। आप लोग एफर्ट करें अपनी, और अपनी कोशिश जारी रखें, नियत करें, कोशिश करें, लेकिन उस पर आप एतराज़ नहीं कर सकते बाद में। फिर मैंने एक और कंपनी बनाई दुनिया वाइज के नाम से, स्टडी अब्रॉड का काम करती है। पाकिस्तान सारे बच्चों को पूरी दुनिया में भेजते हैं पढ़ने के लिए। फिर मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई महारा के नाम से, एंड देयर इज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी टू। फिर आई एम ओनिंग अ रेस्टोरेंट्स, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स कॉल बंजोजा। ठीक है जी, उसके बाद मेरे को 7 और स्टार्टअप्स हैं जिसके मुझे शायद नाम भी अभी प्रॉपर तरीके से याद नहीं हुए। तो वो मैंने, अच्छा, स्टार्टअप्स में और बिजनेस में ये फ़र्क होता है कि मैं नॉर्मली स्टार्टअप उसको कहता हूँ विच इज़ अ न्यू आइडिया, जो मार्केट में नॉर्मली प्रवेल ना करता हो। ठीक है ना, बाकी अगर किसी को आप स्टार्टअप ना कहें, उसको आप नॉर्मली री एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया कहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको कुछ स्टार्टअप करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक ऑलरेडी मॉडल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, उसको पकड़े, छापा मार लें, खल्लास, चुप करके बैठे नहीं बस वहाँ पे। अब वो डिपेंड करता है आपने कॉन्टिनेंटल बेचना है, आपने फास्ट फूड बेचना है, क्या बेचना है आपने। तो मेरा ख्याल है ये जो कन्वेंशनल बिजनेसेस होते हैं ना, इनको स्टार्टअप्स नहीं कहना चाहिए, इनको तो सिंपल, ये सादा कारोबार है, आपको पता ही कैसे चलता है।
जिसके अंदर कस्टमर आइडेंटिफाइड है, आपको प्राइसिंग मॉडल पता है, आपको पता है सप्लाई चेन कैसे मैनेज होती है, सारी चीज़ें तो डिज़ाइंड है। आपने सिर्फ उसमें ढीठ होकर बैठना है। एक चीज़ जो आपने पूछा था एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी सीईओ के लिए, किसी भी कारोबारी आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो होता है एक वर्ड जिसको मैं लिखता होता हूँ, ढीठ। अगर आप ढीठ नहीं है ना तो आप कारोबार नहीं कर सकते। ढीठ होना बहुत ज़रूरी है। लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। तो अदरवाइज कंसिस्टेंसी जो है ना, कंसिस्टेंसी इज द गारंटी ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज द गारंटी ऑफ सक्सेस। ये तो बिल्कुल ही छोड़ दें कि आप कहें कि मैं कोई भी काम करूंगा मैं कंसिस्टेंट तरीके से नहीं करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगे रहें बस चुप करके, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर किताबें लिखने का शौक हुआ तो मैंने कुछ 3 किताबें लिखी। तो 2 फैमिली बिजनेस पे लिखी हैं, एक मेरी पर्सनल लाइफ की किताब है, ठीक है नहीं, विजडम वर्सेस विशेस। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, हाँ फिर मुझे शौक हुआ कि मैं यार, मुझे बड़ा शौक था जब मैं 30-31 साल में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, तब से मेरा शौक था कि यार मैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनूँ कंपनीज का। तो एट द एज ऑफ 36 आई वॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ मोर देन 5 पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन पाकिस्तान। तो इस वक्त मैं मल्टी बिलियन कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैं क्वालिफाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ। सो माई जॉब इज़ टू गिव द डायरेक्शन टू द कंपनीज फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स करना क्या है, जिसमें मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। नेशनल फूड का डायरेक्टर हूँ, तो आप मेरा ख्याल है हर घर में नेशनल फूड एग्जिस्ट करती है। मैं स्टारलेट का डायरेक्टर हूँ, क्यों नहीं आप लोग इस्तेमाल करते होंगे जो बाल काला करने के लिए इस्तेमाल होती है, मैं उनका डायरेक्टर हूँ, ठीक है। तो फैल केमिकल बहुत बड़ी केमिकल कंपनी है, उनका डायरेक्टर हूँ। सो आई वाज प्रेस्टिजियस, मुझे अच्छा लगता है ये महीने में 8-10 दिन जाके टांग पे टांग रख के एवं जरा अंग्रेजी बोलना होता है ना, बड़ा मजा भी आता है, बड़ा डूइंग यार दिस इज तो वो बड़ा मजा आता है, वो मेरा भी चस्का सा लेने का शौक है। अब मैं कम कर रहा हूँ इसको बिकॉज माई मोर फोकस ऑन माई ओन बिजनेस नाउअडेज, ठीक है। तो खैर अच्छा, फिर मैं फैमिली बिजनेसेस के अंदर एंटर हुआ, फैमिली काउंसल्स का पार्ट हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो वाले कारोबार जो ख़ानदानी कारोबार होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, तो फिर उसमें बाप दादा, फिर चचा भतीजा, बहू, क्या दामाद, ससुर सास, वो सब दलिया बनाते हैं कारोबार का, ठीक है। आपने शुरू किया, आपके 2 भाई थे तो 2 भाई आ गए, 2 भाई के बाद क्या हुआ, उनके बच्चे हो गए तो कजन्स आ गए। अब वो इतना दलिया बन जाता है कारोबार का कि समझ ही नहीं आती इसका करना क्या है। उसके ऊपर देन वी टॉक अबाउट द फैमिली बिजनेसेस, खानदानी कारोबार कैसे मूव होते हैं, ठीक है। कारोबार जब शुरू होता है ना तो वो नॉर्मली सोल होता है, सोल से फिर आप उसको एओपी करते हैं, फिर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो पब्लिक लिमिटेड बनता है। पब्लिक के बाद फिर आप उसको लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग का मतलब होता है आप स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाते हैं, ठीक है। वो स्टेज वहाँ होती है जहाँ पे फैमिली का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है बिजनेस के ऊपर। लेकिन अभी तो ऐसा होता है कि चचा और भतीजा का लड़ पड़े आपस में तो कारोबार आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि मुझे बेटी का रिश्ता दो, उसने नहीं दिया, उसने कारोबार तोड़ दिया। और इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एवरी डे। इस पर आगे जाके बात करेंगे। पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरे हालात हैं इसके, तो लोगों को नॉलेज ही नहीं है। फिर मैं ट्रेनिंग वगैरह भी करता हूँ। मैं एक्चुअल में TPM वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग IWS का एक प्रोग्राम होता है दुनिया का, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना, ये दुनिया का बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस प्रोग्राम है। तो मैं उसका भी क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, तो मैं उसकी ट्रेनिंग भी करता हूँ पाकिस्तान में। मैंने किन किन कंपनीज को ट्रेनिंग दी है, तो द फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल, फ्रिजलैंड कबीना एग्रो पाकिस्तान, नेशनल फूड पैकेजेस, ट्राईपैक, पार्को, तुफैल एंड मैनी अदर कंपनीज इन पाकिस्तान। सो जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको हम लोगों ने ट्रेन किया हुआ। अच्छा, फिर मैं स्पेशल प्रोजेक्ट्स में भी हूँ, कुछ ट्रस्ट हैं जिनका मैं ट्रस्टी हूँ। इमरान खान की वाइफ भी ट्रस्टी थी, उस पर केस हो गया, पता ना आपको, अलकादिर ट्रस्ट का। हाँ, तो मैं भी ट्रस्टी हूँ कुछ बोर्ड्स का। मुझे उस वक्त डर लग रहा है यार कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड में हूँ। डॉक्टर साहब की मोहब्बत की वजह से मैं इस यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में भी हूँ। सो ये बेसिकली आस्क मी मेनी टाइम्स कि आप आइए और आप हमें बताएं क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और फिर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ फैमिली बिजनेस का एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने इंटरनेशनल एंड नेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बात की कि आप ख़ानदानी कारोबारों को सस्टेन करें प्लीज़, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। ये कैसे चलेगा। अच्छा, जब आप या आज का जो टॉपिक मैंने डॉक्टर साहब ने चूज़ किया था वो ये था कि यार जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं या स्कूल की लाइफ ख़त्म होती है तो उसके बाद ऑप्शंस क्या होती है ज़िंदगी में। अच्छा, सबसे पहला ख्याल जो हमारे दिमाग में आता है ना, वो पहला लिखा हुआ जॉब। अच्छा, अब तो चलें फिर भी डॉक्टर साहब बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की या कुछ टीचर बात करते हैं। हमारे दौर में तो यकीन करें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इसका। हमें तो सिर्फ ये बताया जाता था कि बेटा तुम्हें जन्म ही नौकरी के लिए दिया गया।
तू नौकर, तेरा बाप नौकर, तेरा दादा नौकर, तेरा खानदान नौकर, तू नौकर ही मरेगा। खानदान गुलामा से तेरा ताल्लुक है। लिटरली स्पीकिंग इस तरह हमें ब्रीड किया गया। हमें लगता ही नहीं था कि हम जिंदगी में कुछ कर भी सकते हैं। अब तो कोई मेरे से पूछे तो मैं कहता हूँ अमरूदों की रेडी लगा ले भाई, 5 लाख की नौकरी से बेहतर। अमरूदों की रेडी इट्स बेटर देन 5 लाख की नौकरी। क्योंकि अब हमें एहसास होता है कि यार हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया अपनी ज़िंदगी का। तो हमारे ज़हन में पहली ऑप्शन ये आती थी। अच्छा, दूसरी ऑप्शन आती थी हायर स्टडीज़। पढ़ लिया, नौकरी नहीं मिली, और पढ़ लो। पढ़ लिया, कुछ काम नहीं हो रहा, और पढ़ लो। जब फिर नहीं मिला कुछ, फिर और पढ़ लो, और पढ़े जा रहे हो भाई, ठीक है ना। तो ये भी एक दूसरी ऑप्शन है हमारे पास। तीसरी ऑप्शन है बिजनेस। अच्छा, बिजनेस भी 2 तरह का हो सकता है, या वो आप अपना स्टार्ट कर लें, या अपने अब्बा के बने हुए कारोबार में चले जाएं। यार, आप में से किसी के अब्बा बिजनेस करते हैं? क्या करते हैं आपके वाले साहब? अच्छा, रेंटल का बड़ी स्केल पे रेंटल है कोई? अच्छा, तो वो रेंट पे दी हुई है, तो उसका मैनेज करते हैं सारा दिन बैठ के। ठीक है, गुड गुड। और कोई किसी के वालिद साहब बिजनेस करते हो? नहीं करते हैं। सो दिस ये भी एक अलमिया है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम अ जॉब क्लास। हम जॉब क्लास से आते हैं। खैर, अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने अब्बा जी के कारोबार भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उन्होंने 3 मार्केटें दी हुई हैं, तो ये 25-50 मार्केटें क्यों नहीं। लेकिन इसको वहाँ तक ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो फिर आपको सोचना पड़ेगा बैठ के ना, कि मैं रियल स्टेट में फर्दर प्रॉपर्टी कैसे बिल्ड करूँ, मैं रियल स्टेट कैसे एक्वायर करूँ, ये जो मेरा करंट रियल स्टेट है मैं इसको लिक्विडेट कैसे कर सकता हूँ, इससे फर्दर एक्सपैंड कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। वो फिर अपना खानदानी कारोबार भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस पर 1 बाय 1 बात करते हैं थोड़ी। अच्छा, पहले जॉब पे बात करते हैं, नौकरी। अच्छा, नौकरी के बारे में देखें, मैंने भी 2 नौकरियां की हैं। सबसे अच्छी ऑप्शन तो ये होती है कि आप यहाँ से निकले, आपको किसी मल्टीनेशनल में जॉब मिले, ऐसी कंपनी जो ग्लोबल कंपनी हो, वहाँ पे आपको मौका मिले काम करने का, जिसमें से आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो दे विल प्रेस्टीज फॉर माइक्रोसॉफ्ट, या देन दे हैव अ फेसबुक, देन दे हैव जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी IT ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं, हार्डवेयर हाउसेज भी, IBM है, इसके अलावा आपके ये कंप्यूटर बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। इसी तरह अगर आप मूव करें टूवर्ड्स FMCG की तरफ, तो बहुत बड़ी यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कॉलगेट पल्मोलिव है, रैकेट बैंकेजर है, जनरल इलेक्ट्रिक है, ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब, नेस्ले है, टेट्रा पैक है। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज मौजूद हैं जिनके पाकिस्तान में कोई ना किसी तरह के ऑफिसेज हैं। तो जॉब्स के लिए मेरी देखिए रिकमेंडेशन यही होगी कि आप ज़रूर उनकी वेबसाइट्स वगैरह एक्सप्लोर करें जाके। अच्छा, इन सारी कंपनीज में याद रखिएगा लेटरल हायरिंग नहीं होती। जो लोग MTO हायर होते हैं वही ऊपर जाते हैं। अगर 2 साल आपका एक्सपीरियंस कहीं और का हो गया तो फिर ये कंपनी आपको नहीं लेगी। दिस इज़ द ओनली वन। यहाँ पर टेस्ट वगैरह लेने आती है यूनिवर्सिटी इनकी, कोई आई है कंपनी? अभी वी हैव टू स्टार्ट, क्योंकि अभी पहला सेशन कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी, अच्छी कंपनीज भी आएंगी यहाँ पे टेस्ट वगैरह लेने। वो आके आ जाए, और रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती हैं उनकी, तो वो यहीं से बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आके रिटर्न टेस्ट लेते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा, ये जो मैंने जॉब बताई है ना, ये तो मैं अपनी कंपनी में जॉब में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं पाकिस्तान में लोगों को ऑफर कर रहा हूँ कि कंसल्टिंग भी करियर है, कि आप लोग कंसल्टेंट्स क्यों नहीं बनते, उसके ऊपर थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन आई एम टेलिंग यू अबाउट लिटिल बिट कि अगर आपने जॉब्स करनी है तो जॉब का राइट मेथड क्या है। इसमें देखें, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो क्या होता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि रेफरेंस के साथ इन कंपनीज में जॉब नहीं मिलती। आप किसी को CV भेज के ये कह ज़रूर सकते हैं कि रेफ़र कर दें, लेकिन उनको फ़ायदा होता नहीं है। यू शुड अप्लाई ऑनलाइन। अच्छा, उनके पोर्टल्स को समझने की कोशिश करें। इनके पोर्टल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब आपके दौर के लिए तो ईजी होंगे, हमें तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगते थे ये पोर्टल्स। अब तो आप लोग फेसबुक इतने यूज़र हो गए हो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के कि अब आप इजीली फिल कर सकते हो उनके फॉर्म्स वगैरह सारा कुछ। इन सब कंपनीज़ के फॉर्म भरें। इसमें इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स आते हैं और वो इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू जॉब्स, ठीक है। इस तरह एंग्रो है। अब इन तमाम कंपनीज़ की अगर आप स्टार्टिंग सैलरीज देखें तो वो तकरीबन 10 लाख 1.5 लाख से स्टार्टिंग सैलरीज इनकी शुरू होती है। तो दे आर पेइंग वेरी गुड अमाउंट्स। फिलिप मॉरिस मेरा ख्याल है 150,000 से स्टार्ट करती है इनिशियल इंजीनियर्स। फिलिप मॉरिस एक वो कंपनी है, आप बिलीव करेंगे, जब ये मेरे दौर में UET में टेस्ट लेने आई थी तो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे किसी तरह इस कंपनी में नौकरी मिल जाए।
और मैं एक टाइम आया कि मैं उस कंपनी का कंसल्टेंट था, नौकरी नहीं मिली मुझे नौकरी नहीं मिली वहाँ पे, लेकिन मैं उस कंपनी का कंसल्टेंट बन गया, ट्रेनर बन गया। तो ऐसा वो देखो अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और चूज़ किया होता है, आपको लगता है कि यार पता नहीं दिस इज़ माई एंडिंग, बट दैट वाज नॉट योर एंडिंग। इसलिए एमएनसी के अंदर अगर हम बात करें तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट भेजेंगे एक ऑनलाइन, वो टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देन ये स्टेप के बाद आपका एक वो होगा आपका रिटन टेस्ट होगा, वो फिजिकल टेस्ट भी लेते हैं आपसे, जिसमें आपने क्वालिफाई करना होता है, जी मैट सैट्स वगैरह पढ़ लें, उससे ज़रा आपकी थोड़ा सा ब्रेन तेज़ हो जाता है, तो यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चन। 1 घंटा है, 150 सवाल है, यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन। बबल शीट्स होती हैं, आपने बबल शीट्स फिल करनी होती है। अच्छा, देन वी हैव द सीरीज ऑफ इंटरव्यूज, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू 1, पैनल इंटरव्यू 2, पैनल इंटरव्यू 3, उसके बाद जाके कहीं आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, सो आप क्या क्या करें कि आप जितनी भी मल्टीनेशनल की वेबसाइट्स हैं उन पर जाएं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वहाँ लिखा होता है, वो पूरा पढ़ें बैठ के। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हर एमएनसी की वेबसाइट पर डिफाइन होता है, गो एंड रीड, और उसको बाय बुक फॉलो करें, बाय बुक फॉलो करें। एक जो आप रोंदी मार सकते हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, रोंदी ये है कि अगर कोई बंदा उस कंपनी में पहले जॉब कर रहा है, उसके घर रात को चले जाएं चाय पीने, उसको जाके कहेंगे सर देखिए मुझे मेरा टेस्ट आ गया, मुझे थोड़ा गाइड करते हैं। अच्छा, वो आपको ये बता देगा कि इंटरव्यू में जवाब सवाल क्या होंगे, जवाब क्या होंगे, टेस्ट में क्या चीज़ें होंगी, वो आपको देगा तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा गाइड ज़रूर कर देगा। क्योंकि जब मैं पीएनजी में था तो बहुत सारे लोग पीएनजी में आते थे, तो वो मेरे पास आ जाते थे रात चाय पीने कि सर वो बताएं सुबह मेरा टेस्ट है, हम उनको बता देते थे यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द सीनियर्स। नेस्ले में जॉब करनी है तो मे बी यू कैन गो सामने, को बंदा ढूंढ लें किसी। अच्छा, लिंक्डइन से बंदे मिल जाते हैं, उनसे सलाम दुआ कर लें कि सर मैं आपसे 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ। कोई इतना बेज़रूर नहीं होता कि वो आपसे बात ना करे, आप उससे कहें जी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जॉब मिल रही है, मेरा कल इंटरव्यू है, आप मुझे 10 मिनट कॉल पे दे सकते हैं, तो फ़ोन पे बात कर लें उनके साथ। लोग बात करना चाहते हैं, आपको बता देंगे, वो गाइड कर देंगे। सो ये कुछ टिप्स हैं। अच्छा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी जो कि कंसल्टिंग फर्म है, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग पाकिस्तान में कंसल्टेंट भी बने, कंसल्टिंग माइंडसेट के लोग हों। तो मैंने थोड़ा सा डाटा इकट्ठा किया है, इसके लिए आई वॉज पुटिंग अ फ्यू थिंग्स। अच्छा, कंसल्टिंग क्या होती है जी? कंसल्टिंग में हम लोगों को एडवाइस देते हैं और पैसे लेते हैं उनसे। ठीक है जी, हम एनालाइज करते हैं, डायग्नोस्टिक्स करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, और दे बेसिकली हम पैसे लेते हैं इसके। तो हम जब किसी को मशवरा देते हैं तो हमें लोग छेड़ते भी हैं। एक्चुअली मैं एक जगह पे गया, तो कल भी मेरी एक मीटिंग है नारान में, तो मैं ऐसी वो स्किट्स नहीं बनाते बच्चे जिस तरह आप लोग भी बनाते होगा टीचर्स के, तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ थे सीनियर, वो कह रहे हैं यार हम मालिक को मशवरा देते हैं तो मशवरा कहलाता है, जो मशवरा अब्दुर्रहमान देता है वो मुफीद मशवरा कहलाता है, क्योंकि वो पैसा दे के मशवरा देता है, हम मुफ्त में मशवरे दे रहे होते हैं। तो कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि कंसल्टेंट्स मशवरा देते हैं, जिस तरह मेडिकल डॉक्टर होता है वो आपको चेक करता है, टेस्ट लिखता है और जवाब देता है, इस तरह कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को समझते हैं, कारोबार को समझते हैं और उसको मशवरा देते हैं। कंसल्टेंट की एक और डेफिनेशन ये है कि वो कुछ भी नहीं करते एक्चुअल में, वो घड़ी का वक्त बताते हैं आपके हाथ में बंधी हुई घड़ी को देख के, यानी आपकी घड़ी से देख के टाइम बता देंगे, कुछ भी नहीं करते। लिटरली स्पीकिंग दे आर अमेजिंग पीपल। वो आपके साथ बैठेंगे, गप लगाएंगे, आप ही की चीज़ों से, आप ही के सवालों से, आप ही के जवाबों से, आप ही को टोपी बना के आप ही से पैसे लेके निकल जाए। कैसा? तो कई लोग तो कहते हैं अरे लोग करते क्या है ना, कुछ भी नहीं करते भाई। तो डॉक्टर क्या करता है? देखें, डॉक्टर ने अगर आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख के दी तो दवाई किसने खानी है? एक्सरसाइज किसने करनी है? परहेज किसने करना है? तो पैसे उसने किस बात के लिए हैं? जस्ट इमेजिन करें, दवाई खरीदनी भी आपने है, टेस्ट भी आपने कराना है, अगर ब्लड देना तो खून भी आपका ही निकलना है। मुझे बताएं उसको पैसे किस बात के दिए हैं? हाँ, वो कहता है ना इस मशवरे के पीछे मेरे 30 साल हैं। ये सुना मैं ना आपने वाकया, वो एक इंजीनियर को बुलाया तो उसे कहा कि इंजन ठीक करो, तो वो इंजन बंद पड़ा था काफ़ी अरसे से, वो यूँ घूमता रहा उसके इर्द गिर्द, एंड पे जाके ना उसने एक जगह पे ना ऐसे करके थोड़ी मारी, वो इंजन चल पड़ा। हैव यू लिसन दिस वाकया कि नहीं? वो खैर वो वापस गया तो उसने बिल भेज दिया जनाब, पता नहीं कोई $1 लाख का। तो उसने कहा भाई $1 लाख, तुम्हारा दिमाग खराब है? कहता है भाई इसमें $1 है थोड़ा मारने का, और $99,999 ने कहाँ मारना है। और उसको सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं। तो लिहाजा ये जो विजडम है, ये जो अच्छा विजडम और अक्ल में भी फ़र्क, विजडम होता है ना, इसको विजडम की उर्दू क्या होती है? शऊर होता है? नहीं,
बसीरत, दिस इज कॉल्ड बसीरत। विजडम को नॉर्मली आप लिख नहीं सकते, इट कैन नॉट बी राइट। दुनिया में जितने मर्जी सॉफ्टवेयर आप बना लें, किताबें बना लें, लेकिन फिर भी एक फ़र्क रहेगा, वो विजडम का रहेगा। इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो इंसान जो है वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान रिप्लेस हो जाए, बिकॉज ये कायनात बनी ऐसे है, डिज़ाइन ऐसे हुई है, ठीक है ना। तो मशवरे से पैसे लेते हैं और बड़े अच्छे खासे पैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब, ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसमें ऐसे बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह ये भी एक इंडस्ट्री है। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, हमें पता नहीं है इस इंडस्ट्री का, बट ये बड़ी मज़े की इंडस्ट्री है। हमारी रिटेल इंडस्ट्री है, हेल्थ सेक्टर है हमारे पास, एजुकेशन सेक्टर है जिसमें आप लोग अभी बैठे हैं। इसी तरह कंसल्टिंग भी पूरी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसको भी ज़रूर आप एक्सप्लोर करें। तो मैं तो चूँकि इंटरेस्टेड हूँ कि लोग मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आएँ, लोग इसको एक्सप्लोर करें, आके साथ में स्टडी करें। स्पेशली जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ज़रूर कंसल्टिंग में आ सकते हैं, क्योंकि आपका लेवल ज़रा 18 ईयर क्वालिफिकेशन है, प्लस आप अच्छे तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, ये कुछ कंपनीज का नाम मैंने लिखे हैं, ये सुने नहीं आपने नाम? मैकेंजी, डेलॉयट, बेन एंड कंपनी, एलिके, ओलिवर वायमन, ये दुनिया की टॉप क्लास कंसल्टिंग फर्म्स हैं, ठीक है जी। और अच्छा, ये बिग फोर्स हैं, तकरीबन कोई 400 बिलियन प्लस का रेवेन्यू है जो हमारी बिग फोर कंपनीज हैं दुनिया की, जो टॉप 4 कंसल्टिंग फर्म्स हैं, ये उनके रेवेन्यू के नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक अच्छा पैसा बनाने वाला बिजनेस है, ठीक है। और क्या जी इसमें, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये वो उन्होंने वो ये जॉब्स हैं, वो कितने लोगों को उन्होंने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ डेलॉयट में देखे कितने हैं, 3,38,000। EY के 2,98,000 एम्प्लॉइज़ हैं। मैं PNG में नौकरी करता था, 1,58,000 एम्प्लॉइज़ थे PNG दुनिया, 1,58,000। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे उससे बड़ी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ के परस्पेक्टिव में, ठीक है जी। तो ये PwC के 2,84,000 है, KPMG के 2,26,000 एम्प्लॉइज़ हैं। तो और इसमें 3 मिलियन प्लस लोग जो हैं वो ग्लोबली कनेक्ट हैं इस वक्त इस इंडस्ट्री के साथ, जो कि, और कभी आप ग्लोबल दुनिया में किसी मैकेंजी के कंसल्टेंट से या PwC के कंसल्टेंट से मिल लें तो यू विल बी हाईली इंस्पायर्ड कि ये कैसे लोग हैं, ठीक है। और नॉर्मली होता है ये कि अच्छा, ये लोग जब रिटायर होते हैं जॉब्स करने के बाद, मैं आगे दिखाता हूँ ये जाते किधर हैं। तो इसमें तकरीबन कोई 7 लाख कंसल्टिंग फर्म्स हैं दुनिया में इस वक्त जो चल रही हैं। इसमें 7,30,000 जो है 2020 में तो सिर्फ USA के अंदर कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। 7,30,000 कंसल्टेंट्स सिर्फ USA में, तो 2020 का नंबर है। अच्छा, बाहर के जो मुल्क है वहाँ कंसल्टिंग ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग सर्विस मशवरे पे बिलीव रखते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी कंपेटिटिव और रिफाइन हो चुकी हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करें तो स्टेप लेने में, यहाँ तो भी काम ही कोई नहीं हुआ ना हमारे मुल्क में। तो हमारे मुल्क में तो 1.5 शाना भी चलता है। हमारे मुल्क में अंधों में काना राजा होता है, क्योंकि किसी को पता कुछ नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है ना। आप तो वेल्डिंग देखने चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं उठ के, तो आपको दुकान जाकर देखें, को समझ नहीं आती यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी हाई। यहाँ पे कोई भी काम कर लें आप, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, यू स्टार्ट मेकिंग मनी। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें कोई भी काम, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। वहाँ तो करने के लिए आपको पहले वो सारे जस्टिफाई करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो इन पाकिस्तान में 50% प्लस ऑफ, अच्छा ये बड़ी मज़े का नंबर है, 50% प्लस GDP ऑफ पाकिस्तान इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम सर्विस सेक्टर, बैंक्स, एजुकेशन, ये जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं आपका, जो इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आप लोग सर्विस सेक्टर में भी आ सकते हैं प्रोडक्ट के अलावा, ठीक है। अच्छा जी, खैर इसको छोड़ दें, अभी ये बोरिंग है, क्यों ज्वाइन करें। अच्छा, इसमें सबसे मजे की चीज़ प्रेस्टीज है, बहुत इज्जत मिलती है इसमें। आप जब कंसल्टेंट होते हैं, आप किसी के पास जाते हैं, लोग आपका वेट कर रहे होते हैं, आपका स्केड्यूल होता है, आपको बड़ी रिस्पेक्ट फील होती है, बड़ी मज़े की, बड़ी इज्जत मिलती है आपको, ठीक है। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। आज आप टेक्सटाइल सेक्टर में हैं, कल आप किसी हॉस्पिटल में हैं, परसों किसी कंप्यूटर कंपनी में हैं, तो एवरी डे आप घूम फिर रहे हैं, तो आपका ना वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। मल्टी फेस कल्चर्स देखते हैं आप, हर वक्त डिफरेंट कल्चर्स में काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल इनकम होती है आपकी, फिक्स इनकम नहीं होती। एक फिक्स होती है, लेकिन आप जैसे मैन आवर्स लगाते हैं, मैन आवर्स में पे होता है ये टाइम।
तो आप वैसे वैसे डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों को एडवाइस करते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, जो इनकी एक्सपर्टीज़ है। इस तरह से वेरिएबल इनकम होती है इसके अंदर, ठीक है जी। अपना लाइफस्टाइल होता है, अपनी मर्जी से उठे, अपना कैलेंडर सेट करें, खुद जाएं खुद आएँ, वो अंगूठा लगाने वाला काम इसमें नहीं होता, ठीक है ना। इसमें लोग इंटरनली डिसिप्लिन होते हैं, उठाना नहीं पड़ता, आपको खुद ही उठते हैं, आपके अंदर एक क्लॉक होता है, तो आप खुद डिसिप्लिन होते हैं, खुद ही उठते हैं, ठीक है जी। वो लिखा हुआ ना, देखो, कंसल्टिंग इज नॉट अ जॉब, इट्स अ लाइफ स्टाइल। तो ये लाइफ स्टाइल है, अगर आपने लाइफ स्टाइल चूज करना है तो बी अ कंसल्टेंट, ठीक है। ओके, खैर इसको भी छोड़ देंगे, पता नहीं क्या स्टोरी है। वर्ल्ड रिनाउंड एग्जैक्ट, अच्छा ये बड़ी मजे की बात है, मैं बताना ही चाह रहा था। जो लोग कंसल्टिंग कैरियर शुरू करते हैं उनका जो एंड है वो दुनिया की टॉप नॉच जॉब्स पे होता है। इस वक्त दुनिया की जितनी एमएनसीज हैं, इनके जितने सीईओज हैं, वो सारे किसी ना किसी कंसल्टिंग फर्म से आए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सीईओ यूट्यूब है, ये भी एक्स मैकेंजी होगी या एक्स डिलॉयट होगी या एक्स KPMG होगी। ये जो इंदिरा यूनी पेप्सी की, ये भी एक्स कंसल्टेंट है। ये बॉबी लू जो, ये भी एक्स कंसल्टेंट्स हैं। तो बहुत सारे लोग दुनिया में आप जाएंगे, टॉप नॉच लोगों के ऊपर बैठे होंगे, वो किसी ना किसी कंसल्टिंग फर्म से छोड़ के दे विल बिकम द। अच्छा मैं भी देखा, मुझे 10 साल हुए हैं, आप बिलीव करेंगे एवरी डैम वीक आई रिसीव मैनी जॉब रिक्वेस्ट कि यार आप हमें ज्वाइन कर लें। अच्छा आप एक कंपनी में गए, आप उन्हें कहते हैं यार मैं तो 3 दिन का 5 लाख लूँगा आपसे। वो कहते हैं यार एक बंदा 3 दिन का 5 लाख दे रहा है, इसे 25 लाख में वैसे ही रख लो, इसे को काम करता रहे चुप करके, ठीक है ना। तो कंसल्टेंट्स का बेनिफिट ये होता है कि जॉब लेना उनके लिए कोई मसला रह नहीं जाता, दे कैन इजीली गॉट जॉब्स, ठीक है। खैर इसको भी छोड़ दें। अभी कंसल्टेंट फर्म्स कैसे ज्वाइन करनी है आपने, अभी तो सिंपल ये है कि यार आप हमारे थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप एटलीस्ट रूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द कंसल्टिंग कैरियर। नहीं तो पाकिस्तान में कोई ऐसी लोकल कंपनी नहीं है जो कंसल्टिंग कैरियर आपको दे रही हो, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कंसल्टिंग का, ठीक है जी। हम ऑफर्स करते हैं, इंटर्नशिप्स भी ऑफर करते हैं, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स के साइन ऑफ भी ऑफर करते हैं, मेंटरिंग भी करते हैं फ्रॉम आवर टॉप कंसल्टेंट्स, और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के साथ लिंकेजेस भी करते हैं। तो ये कुछ काम करते हैं, इसको छोड़ दें। वापस आ जाए हायर स्टडीज़ पे। बाहर कौन पढ़ना कौन चाहता है, PhD कौन करना चाहता है आपस? 1 2 3 4 आपने PhD करनी है अभी? अच्छा गुड, अच्छी बात है। अच्छा मैंने इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा बात नहीं की, बट आई पुट अ फ्यू थॉट्स ऑन इट कि हायर स्टडीज़ किया है, मैं ऐसा मुझे समझ में आया, मैंने वो लिखा है। देखिए अगर आप टीचिंग कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, पाकिस्तान में एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान रिसर्च बेस्ड कंट्री नहीं, तो यहाँ पर रिसर्च की जॉब्स नहीं। तो ये साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये डिज़ाइन नहीं करते किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मास्यूटिकल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं या कोई भी, तो कोई मेडिसिन हम लोग इन्वेंट नहीं करते, हम इन्वेंशन नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस चीज़ों को उठाते हैं और उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। सो वी कैन प्रोड्यूस, वी कैन रीअप्लाई, वी कैन बेंचमार्क, बट में भी हम रिसर्च में उतने अच्छे नहीं, ठीक है। और इसलिए पाकिस्तान में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रिसर्च ओरिएंटेड एंड साइंटिस्ट लेवल जॉब्स, थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपने PhD करनी है तो आई थिंक सो आप रिसर्च ड्रिवन कैरियर के लिए पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, डिज़ाइन फील्ड के अंदर जा सकते हैं, या फिर आप प्रोफेसर बनेंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आप कहें कि मैं PhD करके, अच्छा पढ़ने का शौक है, साथ में बिजनेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ते रहें साथ साथ। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे तो हो सकता है 10 PhD आपने हायर किए हों फॉर योर ओन वर्क। तो यू कैन हायर PhDs टू डू द रिसर्च वर्क, क्योंकि आपको हर काम नहीं करना आता ना, आप वही करेंगे जो आपको स्पेसिफिक काम करना आता है। और बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सेल होती है। जो बंदा सेल नहीं कर सकता वो कारोबारी नहीं बन सकता। बाकी सारी बातें अपनी जगह पे। जो बंदा बेच नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, वो कारोबारी नहीं बन सकता। बेचना ज़रूरी है, कुछ भी बेचना, बातें बेचनी है, डबल रोटी बेचनी है, स्किल बेचनी है, कुछ भी बेचना है। अगर आप बेच सकते हैं तो आप कारोबारी हैं, बेच नहीं सकते तो कारोबारी नहीं, ठीक है। और कोई आपसे ख़रीदेगा क्यों, ये बहुत ज़रूरी है सोचना कि कोई आपसे क्यों ख़रीदेगा। या उसकी मजबूरी होएगी या उसको एस्पायर करेगी कि मैं ले लूँ, ठीक है ना। तो ये मेरी एक अपनी कंपनी है duniawise.com। हम सारा दिन बच्चों को हायर एजुकेशन पे बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK। हम पिछले साल में को 50 से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान से बाहर भेज चुके हैं, PhD के स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स, बैचलर्स के स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हायर एजुकेशन के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, डॉक्टर साहब में भी कैन टॉक अ लॉट ऑन दिस टॉपिक। कारोबार पे आते हैं। कारोबार के मेरे पास क्या ऑप्शन है जी, मैं खुद अपना कारोबार कर लूँ या फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लूँ, अपने कारोबार पे। अच्छा ये बड़ा एक बेसिक स्लाइड है,
कि डॉक्टर साहब जो कोर्स पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ है वो भी इसी तरह डिज़ाइन हुआ हुआ है कि सबसे पहले आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, यू, इट स्टार्ट फ्रॉम यू। फिर उसके बाद आप क्या करें, बिजनेस आइडिया लेके आएँ, नया या एग्जिस्टिंग। प्रोडक्ट एंड सर्विस की डेफिनेशन करें। इन द केस ऑफ न्यू, अगर वो नया बिजनेस है तो प्रोडक्ट को डिफाइन करें कि प्रोडक्ट क्या है। अच्छा, मार्केट साइज एस्टिमेशन करें कि भाई जिस मार्केट को सर्व करना है उसका साइज़ क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ऐसी चीज़ बना ली है जो एक ही बिकेगी। 3 चीज़ें याद रखिएगा यार बिजनेस के अंदर। एक होता है वर्ड विच इज़ कॉल्ड स्केल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्केल नहीं हो सकता तो वो बिजनेस नहीं है, बड़ा नहीं हो सकता। आपने एक चीज़ बना ली, अब वो उसको आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 करना चाह रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रॉफिटेबल, कि उसको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और तीसरी होती है रिपीट, वो रिपीट भी होना चाहिए। अगर वो रिपीट नहीं होगा तब भी फंस जाएंगे। सो स्केलेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी, ये 3 चीज़ें किसी भी चीज़ के अंदर, कि वो स्केल हो सके, रिपीट हो सके और प्रॉफिटेबल हो। 3 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ लिखने के बाद आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनाते हैं। सेल है क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि मैंने 2000 रुपये के 10 पीस बेचने हैं तो 20,000 हो गया। तो सेल इज इक्वल टू क्या होता है, कितना मैंने बेचना है और कितने का बेचना है, इसको मैं ज़रूर दूंगा तो सेल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनती है, ऑपरेशन सेटअप होते हैं, गो टू मार्केट होती है मार्केट। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सीखा, लर्न किया है, मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स की हैं अपनी लाइफ में, आई वॉज वेरी वीक इन मार्केटिंग। इधर वेरी वीक। मार्केटिंग एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर आपको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। जब तक आप मार्केट नहीं करेंगे चीज़ को, आप अपने राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकते। तो मार्केटिंग, प्राइसिंग, पैकेजिंग, मेरी प्रमोशन, इन सब चीज़ों के ऊपर 7 P's, अगर आप लोगों ने मार्केटिंग के पढ़े हैं किसी ने 7 P's सुना है आपने? अच्छा, वो जो 7 P वाला फॉर्मूला है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि आपने, मेरा भी एक रेस्टोरेंट है, पिछले दिनों मैंने बनाया, आप बिलीव करेंगे, सब प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई वाज स्टक ऑन 40,000 रुपीज़ पर डे सेल, मैं फंस गया था यहाँ पे। मैंने एक SMD चलाई है अपने रेस्टोरेंट के बाहर, 1 SMD, एंड आई हैव क्रॉस 200K अ डे। इट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल। एक ऐसी चीज़ है, मार्केटिंग के बेतहाशा मेथड्स हैं, B2B मार्केटिंग है, B2C मार्केटिंग है, 50 मेथड हो सकते हैं, लेकिन मार्केट करना है आपने अपने आप को, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ फंसते हुए देखा है, ये बड़ा सारा कुछ कर लेते हैं, मार्केट ही नहीं होती। तो मार्केट करना बहुत ज़रूरी है उसको, ठीक है। अच्छा, कारोबार क्या होता, क्या है जी कारोबार, ये बंदे को क्या होगा। अच्छा, कारोबार क्या होता है, कारोबार बड़ी सिंपल सी बात है। आपकी कोई प्रॉब्लम है या नीड है जो आपने सॉल्व करनी है बाय प्रोडक्ट और सर्विस, वो आपने डिलीवर करनी है और उसके अगेंस्ट पैसे लेने। भाई किसी बंदे की डिमांड एंड सप्लाई है ना, एक बंदे को चाहिए, एक बंदे के पास है, वो आप उसको दे दें, उसमें से पैसे ले लें। सो दैट्स द द बिजनेस, ओके। MBA करते हैं 5 मिनट में। कभी MBA, आप में MBA का स्टूडेंट कौन है? MBA तो यहाँ नहीं होगा ना अभी? एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है, ओके। सो लेट्स हैव एन MBA इन 5 मिनट्स। कैसे होता है MBA, जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कारोबार है क्या? बैलेंस शीट और P&L के बीच में जगल करते रहते हैं हम सारी जिंदगी। यू आर जगलिंग बेसिकली। हैव यू लिसन अबाउट बैलेंस शीट? व्हाट इज बैलेंस शीट? जो पैसा जा रहा है और आ रहा है, ये तो कैश फ्लो है। हाँ, एसेट्स, इक्विटीज, लायबिलिटीज, ये अंग्रेजी के जुमले जो हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, भी समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस होती है। लेट्स अंडरस्टैंड ये होता क्या है। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, इक्विटी क्या होती है, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अच्छा, कारोबार का सफर शुरू उस दिन होता है जिस दिन आप अपनी इक्विटी से एसेट्स खरीद लेते हैं। याद रखिएगा, यहां से शुरू होता है कारोबार। यानी आप, अच्छा, तनख्वाहदार आदमी क्या करता है, उसके पास ये नहीं होते, वो उसके पास पैसे आते हैं, वो अपनी लायबिलिटी पूरी करता है, फिर पैसे लेता है, फिर लायबिलिटी पूरी करता है, ये नहीं बनाता। ये बड़ा हो रहा है भाई, गुड यार, आई लाइक इट, आई लव इट। तो ये जो है ना, ये वाली मुसीबत नहीं पड़ती उसको।
अच्छा, तो कारोबारी बनने का सबसे पहला असूल क्या करना है? एसेट खरीदना। अच्छा, आप में से कभी किसी ने कोई एसेट खरीदा? आपने कभी कोई चीज खरीदी एसेट? ये फोन खरीदा? हाँ? अच्छा, ये मैं बताने लगा था, एसेट तो बाय किया ना एटलीस्ट। और किसी ने कोई एसेट बाय किया? टेक का स्टफ लिया। और किसी ने कोई बाय किया कभी कोई एसेट? शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट वो होता है जिसको मैं 12 महीनों में बेच सकता हूँ। 12 महीनों के अंदर अंदर अगर मैं बेच के पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ तो मेरे पास शॉर्ट टर्म एसेट्स है। लेकिन अगर मैं वो नहीं बेच सकता तो वो फिर मेरा लॉन्ग टर्म एसेट्स है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप एसेट बाय करते हैं तो लाइबिलिटी साथ बन जाती है। ये कुदरत का निज़ाम है। जिस तरह उन्होंने मोबाइल लिया, मोबाइल मेरा एसेट है, लेकिन साथ में क्या आ जाती है? लाइबिलिटी। क्या है? उसको फिल कराना है, उसको रिचार्ज करवाना है, उसके ऊपर वो प्रोटेक्टर लगवाना है, उसका कवर गंदा हो जाता है, कुछ दिनों बाद वो कवर चेंज करना है, फिर उसकी बैटरी लेनी है, उसकी बिजली भी लगानी है, तो लाइबिलिटी आ गई ना, खर्चा हो रहा है। तो दुनिया का ये कुदरत का कानून है। अच्छा, ये खाली फाइनेंशियल प्रिंसिपल नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ असूल है। आप जब शादी करते हैं तो बीवी आपके पास एक एसेट होती है, बट इट्स अ लाइबिलिटी टू फॉर लाइफ। आपका बेटा जब आपके घर में जन्म लेते ही आपकी औलाद, वो आपका एसेट होता है, लेकिन वो लाइबिलिटी है। इसलिए याद रखना, जिंदगी में जैसे ही कोई एसेट बनाओगे लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। आपने घर बना लिया, एसेट है, बिजली का बिल देना, मेंटेनेंस देनी है, उसके फ्ला 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 फ्ला, लाइबिलिटी। गाड़ी ले ली, एसेट है, उसकी मेंटेनेंस, उसका तेल, उसके ये वो फ्ला फ्ला सारा, दिस इज लाइबिलिटी। अगर आप एसेट्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो कारोबार शुरू हो सकता है। अच्छा, एसेट्स भी में भी इंटेलेक्चुअल एसेट्स हो सकते हैं, फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एसेट भी होते हैं। ये जो कोडिंग होती है ये इंटेलेक्चुअल एसेट होता है। इंटेलेक्चुअल एसेट्स भी होते हैं, पैसे लगते हैं उस पर। ठीक है। आपने इक्विटी एसेट्स पे लगाई और साथ में क्या खड़ी हो गई? लायबिलिटी। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, छोटा चलेगा कैसे ये? हाँ, ये देखो ना, ये इक्विटी से एसेट्स बन गए। अब ये एसेट्स क्या होंगे जो ले लिए मैंने, इनका क्या करूंगा मैं? हाँ, और इसको इस्तेमाल करूंगा। एसेट जो लिया है उसको यूज करूंगा तो सेल होगी ना। मैंने एक मशीन ले ली कपड़ा बनाने वाली, अब उसे कपड़ा बनाऊंगा तो बिकेगा ना कपड़ा। तो जो एसेट मैंने लिया है उसको बेचना बाद में, पहले यूज कर, पहले उसको यूज करें टू क्रिएट सम सेल्स। ठीक है, हम हाँ उसको बेचो, एसेट नहीं बेच देना। एसेट लिया, उसको इस्तेमाल करना है और उससे जो चीज बनेगी वो बेचनी है। नहीं तो फिर एसेट ही खरीद के बेचना है तो वो तो ये भी हो सकता है, बट आई थिंक सो रियल बिजनेस इज नॉट दिस। आप एसेट बनाएं, फिर क्या करें? अब वो रियल एस्टेट में हो सकता है। अच्छा, जो आप एसेट बनाएंगे वो आप सेल करेंगे। सेल के बाद सीओजीएस क्या होती है? आपको पता सीओजीएस क्या होती है? सीओजीएस का नहीं पता? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये चीज मैंने 100 रुपए की बेची, वो खरीदी मैंने 40 रुपए की, तो वो जितने की मैंने खरीदी थी ना वो यहाँ आ जाएगी। तो नीचे मेरा बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ग्रॉस मार्जिन। यानी एक चीज मैंने 100 रुपए की बेची, 40 रुपए की खरीदी, तो 60 रुपए मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। उसमें से मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है कि वो मैं गाड़ी में डाल के, फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग की थी, बिजली लगी थी, बंदा लगा था, वो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। पीछे मेरा ऑपरेशनल प्रॉफिट आएगा। अच्छा, उसमें से मैंने फाइनेंशियल कॉस्ट देनी है। अगर मैंने बैंक से पैसा लिया हुआ तो मैंने बैंक को रिटर्न देना वापस। तो मैंने जहाँ मेरे बैंक में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, मेरे पैसे कट रहे हैं, वो पैसे मेरे माइनस होंगे। नीचे बचेगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से मैं टैक्स पे करूंगा और मेरे पास क्या बचेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये मेरा मुनाफा है। तो मुनाफे का सिलसिला शुरू कहां से हुआ? एसेट से। एसेट कहां से आया? इक्विटी से। तो अपनी जो कमेटियां तुम लोगों ने डाली हुई है ना, उससे कुछ एसेट खरीद लो। आप लोग कमेटी डालते हो? कमेटी किसने डाली है? अच्छा, कमेटियां मत डालें, क्योंकि कमेटी ना वेरी ओल्ड मॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने आज कमेटी शुरू की, जब वो निकलेगी तो वो जो 1 रुपया है वो 15 रुपये का रह जाएगा। वो डीवैल्यूएशन इतनी तेज़ी से हो रही है
कि बाद में पैसे लेने की सेंस नहीं बनती। मैं वो कमेटी डालता हूँ जो पहले मेरी हो। हाँ, ये अच्छी बात है। ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है। इसको कहते हैं कि अपने घर में कमेटी डालें, खुद ही उसको इकट्ठा करें, तो पहली मेरी, फिर ठीक है। हाँ, बट ये कि अब तो क्रेडिट कार्ड पे आप स्पेंड फर्स्ट करते हैं, पे लेटर करते हैं, ठीक है ना। तो कमेटी इज एन ओल्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग मनी। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट है ये किधर जाएगा? हाँ, एक तो इसे मैं खा पी लूंगा, कुछ मैं खाऊं पीऊंगा ना, जिंदगी भी तो गुजारनी है, और कुछ मैं क्या करूंगा, हाँ, दोबारा मैं इन पैसों को इन्वेस्ट कर दूंगा, जो मेरी इक्विटी में चले जाएंगे, और इक्विटी से दोबारा क्या होगा, एसेट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। अब ये फिर क्या होगा, फिर वही हरकत होगी जो पहले हुई है। ये देखो, ये लो, मजे इंटरेस्टिंग काम नहीं है ये, तो घुमाते रहे इसको, तो ये चलते चलते क्या होगा, ये एक इन्फिनिट लूप है। ये देखिएगा, दिस इज इन्फिनिट, ये चलता रहेगा। अच्छा, खानदानी कारोबार को समझिएगा। एक बाप ने ये शुरू किया, यहां बाप फौत हो गया, जाना भी ना दुनिया से, तो ये लूप वहां से कौन कैच करेगा, उसका बेटा। लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं बना हुआ, क्योंकि हमारी बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर अकाउंटिंग ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी हैं, हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर नहीं होते अकाउंटिंग के, हमें ये नाम भी नहीं पता होते। पाकिस्तान में 95% स्टेट ऐसे जिनको ये पढ़नी भी नहीं आती बैलेंस शीट। अच्छा, उन्हीं के कारोबार तबाह हो जाते हैं। आप कोशिश ये करें कि इनको इस्तेमाल करें इन चीज़ों। तो ये आपने इन्फिनिट लूप हो गया। अच्छा, अब एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है एमबीए में, वो क्या है, ये जो चीज़ है इसको कहते हैं बैलेंस शीट। ये जो पड़ी गई इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखें, टाइम खत्म हो गया। यू कैन कैरी ऑन, बाकी कुछ बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे हैं। अच्छा, किसकी क्लास है अभी? जिनकी क्लास है वो निकल सकते। We can finish in 10 to 15 minutes. I am recording for that. नो इशू। Quickly, खामोशी से। कोई बात नहीं, एसेट बाय करें। लव टू सी दैट, सेंड मी द पिक्चर ऑफ एसेट। ठीक है जी, तो ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस बनती है। अच्छा, फिर प्रॉफिट से बैलेंस शीट बनती है, फिर बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस बनती है। अच्छा, ये बनता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है, ऐसे ये रुकता नहीं है। अच्छा, आप जो बोलते हो ना बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस गवर्नेंस, इसको 2 मिनट देखिएगा क्या चीज़ होती है। ये जो चीज़ है ना, ये बिजनेस गवर्नेंस है, दिस इज गवर्नेंस एंड दिस इज मैनेजमेंट। ये सीईओ चलाता है, ये बोर्ड चलाता है। तो एक्चुअल में ये जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट का आपस में अंडरस्टैंडिंग है ना, दिस इज कॉल्ड एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों के बीच में जो आप ट्रांजिशन सीखते हो ना, ये मास्टर्स है, ये बिजनेस है। तो अगर आपको ये पूरा रिलेशन समझ में आ गया है और आपको पता है कि मैंने तमाम एलिमेंट्स को इस्तेमाल कैसे करना है, एक्चुअल में यू डिड एमबीए। अब एमबीए मार्केटिंग करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगी मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट में। एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग करूंगा तो एमबीए सेल्स में चला जाएगा। एमबीए सप्लाई चेन यहाँ पड़ा हुआ है सीओजीएस के अंदर। तो मेरा जो पूरा एमबीए है ना, वो यहीं कहीं पड़ा हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ बैठे हुए होते हैं। तो आपने एक्चुअल में इसको अंडरस्टैंड करना है, इस पूरे के पूरे जर्नी को। ठीक है जी। अच्छा, कारोबार में सक्सेस क्या होती है? हम बड़ी दफ़ा सोचते हैं कि यार बिजनेस जो है ना, सक्सेसफुल बिजनेस की एक ही डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी, दैट्स इट। इफ इट इज सस्टेनेबल इट्स सक्सेसफुल। क्योंकि अगर सस्टेनेबल ना होगा तो खत्म हो जाएगा, आइदर इन दिस जनरेशन और इन कमिंग जनरेशन। सस्टेनेबल होना ज़रूरी है किसी भी मॉडल का। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पूरा दिखाया था ना पहले, लूप सारे का सारा, ये इनफिनाइट लूप है। लिखा हुआ टू बैलेंस ऑल द वेरिएबल्स। इन तमाम वेरिएबल्स को मैनेज करना ही बिजनेस है।
कभी वो ज़्यादा हो जाती है, कभी एसेट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, कभी सेल बढ़ जाती है, कभी खर्चे बढ़ जाते हैं। इन्हीं को आप मैनेज करते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। इसी के लिए प्रोफेशनल रखे होते हैं आपने, लूप चलता रहता है, ठीक है जी। अच्छा, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये इतना सिंपल नहीं है, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसको देख रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारी डायमेंशन होती हैं जो आप इसको टेकअप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमने इसको सादा करने की कोशिश की है कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो आप उसको कैसे देखें। हमने उसको इस तरह से एक फ्लो दिया हुआ कि 5 सवाल पूछें अपने आप से, एंड देन यू कैन बेसिकली सस्टेन द बिजनेस। नंबर 1, मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, मैं क्या करूँगा, कौन क्या करेगा, कैसे करेंगे और चेक कैसे करेंगे। दिस इज द 5 क्वेश्चन इन एनी बिजनेस। इसको आप अगर अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें, ये ट्रायंगल बनी हुई है, पिरामिड्स है ये, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एग्जिस्ट क्यों करता हूँ, मेरा कारोबार क्यों एग्जिस्ट करता है, मैंने करना क्या है, कौन क्या करेगा, कैसे करना है और कैसे चेक करना है, बस। तो अगर आप ये चेक वाला लूप नहीं चलाएंगे ना, ऊपर वाला, तो ये सारी चीजें भी खराब हो जाएंगी। टीम बनानी जरूरी है, टीम जरूर बनाएं। कोई काम अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपने नीचे 2, 4, 5, 10 मुलाजिम जरूर रखें, ठीक है ना। ये जितने लोग आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन नजर आते हैं, इनके पीछे स्टोरी एक होती है कि दे आर इंगेजिंग मोर पीपल। आप लोगों को इंगेज करें, अल्लाह ताला आपको उनके रिस्क का वसीला बनाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप जब आपने 10,000 लोगों को सैलरी देनी है तो अल्लाह आपको भी तो देगा ना, ऊपर से, घर से थोड़ी लेके आनी है मैंने। तो ये भी एक बड़ा बेसिक एलिमेंट है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम हो कि यार मैंने अल्लाह के दिए हुए में से देना है, तो आप स्टार्ट करें तो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें शुरू कहाँ से होता है, ये गवर्नेंस से होता है, फिर बिजनेस गवर्नेंस होती है और फिर स्ट्रेटजी होती है। ये 3 चीज़ें इस तरह से डिफाइन हुई होती हैं। फैमिली बिजनेसेस के अंदर, जो पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेस फैमिली बिजनेस हैं, पहले अपनी फैमिली को मैनेज करना होता है आपने कि यार हमने करना क्या है। आप बैठ के बात तो करें टेबल के ऊपर कि यार हमने चले यहाँ तक पहुँच गए हम, अब हमने क्या करना है। मुश्किल काम है, वो सुनते नहीं हो, बड़ा कहता चुप करो, बकवास नहीं करो, एड्डा तू सियाना, रोटी का चुप करके। तो वो, लेकिन ये है कि अगर आप इस पे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, यू कैन स्टार्ट टू टॉक टू योर एल्डर्स कि जब हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमने कहाँ जाना है, आगे हमने क्या करना है, इस पे बात तो शुरू करें। फिर बिजनेस गवर्नेंस की डायरेक्शन शुरू होगी, फिर उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी और बिजनेस की कहानी शुरू होगी। हमारे प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे इतना बड़ा लूप होल होता है कि ये दोनों कर ही नहीं पाते, हम इधर ही फंसे रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये इसका बैलेंस होता है। कारोबार क्या है, कैश, सेल, प्रॉफिट, और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिस्टम, स्ट्रक्चर, डायरेक्शन। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इस पे बहुत काम कर रहे होते हैं, दिन रात काम करते हैं, इस पे काम ही नहीं करते, तो ये इम्बैलेंस हो जाता। हमने जो देखा है मार्केट में जाके एज अ कंसल्टेंट्स, हम लोग लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमें लगता है कंपनी में जाते हैं, जनाब वो 2 अरब की सेल कर रही है, उसके पास 20 करोड़ कैश पड़ा हुआ, प्रॉफिट उसके 14% है, लेकिन इधर कोई काम नहीं हुआ, तो कोलैप्स कर जाएगी वो। तो फिर आप सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डायरेक्शंस बिल्ड करते हैं, ताकि वो लोग आप थोड़ा बैलेंस हो सके और वो लॉन्ग टर्म में वो बिजनेस सस्टेनेबल हो सके, ठीक है जी। अच्छा, आखिरी चीज़ बिजनेस में जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज एन एंटरप्रेन्योर, जो आपने मेरे से पूछा था कि जी आपको क्या तकलीफ रहती है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर जो है ना, याद रखिएगा, वो कभी कल नहीं सोचता, उसने जो करना होता है वो अभी करता है, बस। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये बनाऊंगा, ये सब बकवास है। सुबह में बैठा हुआ था, इनके साथ नाश्ता कर रहा था, या वो कह रहे हैं सर देखें अनसर्टेनिटी हो जाती है कारोबार में, तो देखें वो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। मैंने इनसे एक वर्ड बोला, आपको पता है कायनात में सबसे अनसर्टन चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अनसर्टन थिंग इन द यूनिवर्स? इज द लाइफ। डेथ इज सर्टन, लाइफ इज अनसर्टन। दुनिया में सबसे जो जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है वो जिंदगी है। अच्छा, और हम उसके अंदर सर्टेनिटी ढूंढ रहे हैं हर वक्त कि यार पक्का सुबह उठना है, मैंने गारंटी, पक्का इतने पैसे मुझे मिल। ये कैसे हो सकता है यार? हाउ इज इट पॉसिबल? बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं आप। अपने आप को आज़ाद करें। तो इमरान खान ने जिस तरह आज़ाद किया ना, उसको सही आज़ाद किया, वो आज़ादी उसकी बस तो नाबूद होगी।
इसलिए बात सिर्फ ये होती है कि अगर आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे हर वक्त कि यार मुझे सर्टेनिटी चाहिए, मुझे सर्टेनिटी चाहिए, मुझे सर्टेनिटी चाहिए, तो सर्टेनिटी तो कभी नहीं मिलेगी। तो आपको अनसर्टन रहना चाहिए, ठीक है। लव द, कहते हैं फेयर ऑफ अननोन, लव द फेयर ऑफ अनसर्टन थिंग्स हैपनिंग, उसके लिए तैयार रहे, तभी आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इसमें जुमला लिखा हुआ है, द लास्ट थिंग इज दैट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यस्टरडे, टुडे भी नहीं। अगर आपको आज ख्याल आया है कि यार मुझे ये कुछ करना चाहिए, तो अभी जाएं और जाके शुरू कर दें। अब आप कहेंगे उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है ना, तो पैसे इकट्ठे करें जाएं पैसे इकट्ठे करें, पहले वही शुरू करें ना, मांगना शुरू करें। हो सकता है कुछ 2-3 दिन पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे हो ही जाएं। आप यकीन करें, बिलीव रखें, आप ना एक बोर्ड पे लिखेंगे मैं फलां कारोबार शुरू कर रहा हूँ, मुझे 100 रुपया दें, मैं आपको 100 रुपये के मुताबिक हिस्सा दूंगा, भाई फटा रख के बैठ जाए, शाम तक 7-8 हज़ार रुपये इकट्ठा हो जाएगा। फर्क सिर्फ पता क्या है, इनिशिएटिव लेने का है। आप शुरू करेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो शुरू नहीं करेंगे तो होएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, फैमिली बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग उसमें हैं नहीं, उस पोर्टफोलियो के, बट ये भी एक बड़ा, जी बोलिए। उसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि पहले से कोई फैमिली बिजनेस में हो, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर सकती है कि लेट्स स्टार्ट द फैमिली बिजनेस नाउ। बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को कन्विंस भी कर सकते हैं कि देखें जी हमने पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिया है, मुझे इस फील्ड का पता है, तो हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने भाई को साथ में लाइए। लेकिन फिर वो स्टार्टअप्स की तरफ चला जाएगा, इट्स नॉट द ऑलरेडी रन बिजनेस। वो एक शुरू होगी ना, एक नया बिजनेस शुरू होगा, तो वो स्टार्टअप्स वाले इंप्लीमेंट ज़्यादा फॉर्मूले होंगे। ये वाला केस इतना डिस्कस नहीं होएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। खैर, इसको मैं ज़रा गो थ्रू कर देता हूँ, बहुत तेज से, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, बट आई विल गो थ्रू जस्ट इन अ फ्यू मिनट्स कि चैलेंज क्या है फैमिली बिजनेसेस के अंदर। ये सारे फैमिली बिजनेसेस हैं। आपने कभी नाम सुने हैं ये सोल, एओपी, प्राइवेट पब्लिक, हैव यू लिसन दिस नेम्स? ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि जब आप जाते हैं, अपने इदारा बनाते हैं, तो आप उसको जाकर रजिस्टर कराते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन के ये फॉर्मेट्स हैं। अगर आप अकेले कंपनी चला रहे हैं तो सोल होएगा, अगर आप 2 लोग मिलकर चला रहे हैं तो एओपी होएगी, अगर आप उसको प्राइवेट लिमिटेड करा लेंगे तो एससीसीपी से वो कन्फिगर्ड हो जाएगी, देन यू गो फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये सारे बिजनेसेस फैमिली बिजनेसेस भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस भी फैमिली बिजनेस होते हैं। ऐसा फैमिली बिजनेस वो होता है जिसे एक फैमिली देख रही होती है। अब मैं आपको कुछ, इसकी प्रॉब्लम क्या है फैमिली बिजनेस की सबसे बड़ी, वो ये है, ये देखें, दिस इज द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम, सर्वाइवल। सर्वाइव ही नहीं करते ही। एक बंदे ने इतनी बड़ी एम्पायर बनाई, अगली नस्ल में कोलैप्स कर गई। हमने 2014 में एक सर्वे किया था, शादरे से लेकर पिंडी तक जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, हमने उन सब का सर्वे किया, एक भी फैक्ट्री पैसों की वजह से बंद नहीं हुई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज। और नूह ने सस नाल नहीं रहना, मैं नहीं बसना, खत्म हो गई बात। अब वो जितना मर्जी दलिया बनाते जाए आप उसका, वो नहीं बनता भाई। सो इसमें इसको अगर जो लोग नहीं अंडरस्टैंड करते इस प्रॉब्लम को, ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाता है बिजनेस, और इससे बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फॉर एग्जांपल एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई जिसमें 400-500 लोग काम कर रहे हैं, और उसके साथ जुड़ते जुड़ते पता लगता है 3-4 हज़ार लोग कनेक्ट हैं इसके साथ। जैसे ये बिज़नेस बंद होता है, अच्छा वो जो फैमिली होती है वो तो गरीब होती है, लेकिन वो 4-5 हज़ार लोग भी बेरोज़गार हो जाते हैं। तो हमारी इकोनॉमी जो है ना, हमारी इकोनॉमी के अंदर ये बहुत बड़ा प्रेशर है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का भी, इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजनेस बंद हो रहे हैं। स्केल का इशू भी, हाँ, बिजनेस स्केल नहीं हो रहा। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि फैमिली में तो 1 से 2 भाई, 2 से 4 बच्चे, 4 से 8 हो गए, लेकिन वो बिजनेस उतना बड़ा नहीं हुआ। वो बाद में क्या, वो बट गया, वो इतने इतने पीस आए। जिस तरह एक दादा की ज़मीन थी, एक मुरब्बा, वो पता लगा पोते तक पहुँचते पहुँचते वो 2-2 किनाल आएगी। तो अगर तो आप ज़मीन और नहीं बनाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली बिजनेस का भी यही सिचुएशन होती है, अगर हम इसको स्केल नहीं करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली डिल्यूट, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ी नाबताबी एक कंपनी ने रिसर्च की हुई है कि चौथी नस्ल तक तकरीबन को 3% कारोबार बचते हैं, 97% कोलैप्स हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये नंबर शायद 1% का भी नहीं है। पाकिस्तान की तो एज ही बहुत छोटी है ना, अभी तो 75-76 साल तो इस मुल्क को हुए हैं। तो हमारे पास तो सेकंड जनरेशन मैक्सिमम चल रही होगी या थर्ड अब एंटर हो रही होगी। अगर आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, तो वहाँ पे आप वहाँ जाएं तो वहाँ पे आपको 200-300 साल पुरानी कंपनीज मिलती हैं, ठीक है, यहाँ नहीं मिलती। अच्छा खैर, ये
ये ऑर्गेनाइजेशन का मैंने जिक्र भी किया था, मल्टी नेशनल होती हैं, लोकल कॉर्पोरेट्स होती हैं। ये सेठ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सेठ साहब, हाजी साहब, मियाँ साहब, ये जो बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। वो गया ना, उसका कर्जा लिया हुआ था उसने किसी दुकान पे, तो वो वापस आया हज करके, तो उसने कहा कि जी वो रजिस्टर दे दें मुझे ज़रा, मेरा कर्जे वाला। उसने दिखाया उसको, उसने कहा पता नहीं पैसे वापस करने लगा। उसने अपने नाम के सामने हाजी लिख दिया ऐसे ना, कहता रख लो इसको। यानी मतलब ये है कि अब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो वो हाजी जो है ना, वो हाजी साहब हो गए, मियाँ साहब हो गए, तो ये भी एक बड़ा हमारे पास मसला है। अच्छा खैर, ये सारे बिजनेस फैमिली, ये दुनिया में कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सारे बिजनेस। अच्छा ये रेशियोज हैं, कितने % बिजनेस फैमिली रन बिजनेस है। पाकिस्तान और इटली का तकरीबन एक ही जैसा कल्चर है, वी आर सिमिलर कल्चर कंट्रीज। हमारे 99% बिजनेस फैमिली ओन्ड है। अच्छा बाकी मुल्कों में थोड़े कम है, क्योंकि वहां पे लोग ऑर्गेनाइज होकर लिस्टेड की तरफ चले गए। अमेरिका में हर दिन 50 बिजनेस बिकते हैं, यहाँ बिजनेस बिकता ही नहीं है। यहाँ प्लॉट बिकता है, गोल्ड बिकता है, ठीक है ना, गाड़ी बिकती है, यहाँ बिजनेस नहीं बिकता। क्योंकि कारोबार जो हमारा कंप्लाइंट ही नहीं है ना। आप कारोबार करते हैं, आप, मैं कहूँगा मैंने आपके कारोबार खरीदना है, मैं आपके फाइनेंशियल नंबर्स मांगूंगा ना, आपने फाइनेंशियल नंबर्स कभी बनाए नहीं, वो तो आप कॉपी पे लिखते थे। आप मुझे दिखाएंगे जी मेरी सेल होती है 2 करोड़, भाई कहाँ होती है, आपको उसको रिकॉर्ड ही नहीं है। अभी मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मेरे एक रेस्टोरेंट बंदा आया, वो अपना रेस्टोरेंट मुझे सेल करना चाह रहा था। मैं उसका रेस्टोरेंट देखने गया, मैंने उससे कहा सेल के नंबर, कहता वो तो नहीं है। तो मैंने कहा ये पॉइंट ऑफ सेल में नहीं पड़े हुए, कहता नहीं वो हम डिलीट कर देते हैं। तो मैंने कहा फिर अपने पास रखें इसको। और भाई जब तुम्हारे पास कुछ चीज़ दिखाने के लिए नहीं है तो मैं क्यों खरीदूंगा इसको, पागल हूँ। तो आप उसको कंप्लाइंट तो करें ना, कम से कम इस काबिल तो बनाएं कि कोई खरीदना चाहे तो उसको बेच सके। लिटरली स्पीकिंग, जिस तरह प्लॉट बिकता है ना, ऐसे ही कारोबार बिकता है। मैंने कारोबार खड़ा किया, एक बंदा आता है जी मुझे कारोबार, चलता चलता कारोबार मेरे से ले लें यार आप, लेकिन अगर मेरे पास उसका कोई सिस्टम होगा तो बेचूंगा ना, सिस्टम ही नहीं होगा तो बिकेगा ही नहीं। तो बिजनेस को हमेशा याद रखिएगा, मैं डॉक्टर साहब के साथ भी बैठा होता हूँ, बिजनेस को इस तरह डिजाइन करें कि वो सेलेबल हो। ये मैं जुमला यूज करता हूँ आजकल, सेलेबल। मेक बिजनेस सेलेबल। इस तरह डिजाइन करें, इस तरह चलाएं कि जब बेचना हो तो कम से कम बेच तो दें उसको, वो खरीद ले उसको, ठीक है। अच्छा ये सारी कंपनी फैमिली बिजनेसेस हैं, देखें जरा कितने कितने बड़े नाम हैं, ये सारे खानदानी कारोबार हैं, लेकिन ये गवर्नड फैमिली बिजनेसेस हैं, जिन्होंने अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लिया हुआ है कि ये पूरी दुनिया में भी फैल रहे हैं, फिर भी बड़े हैं। इनमें मेजर शेयर होल्डर इनके फैमिलीज के, ठीक है। और फैमिली होती है, ऑनर होता है, इसके 3 डायमेंशन होते हैं एक्चुअल में। ये क्या हो गया भाई, ठीक है। अच्छा इसमें फैमिली, बिजनेस एंड ऑनरशिप, इसमें 3 डायमेंशन होती हैं, खानदान, कारोबार और मलकियत। Can we finish it up in 5 minutes? 2 मिनट, यस। इसकी स्टेजेस होती हैं कुछ, ये स्टेजेस होती हैं सारी फैमिली की, ये स्टेजेस होती हैं। फैमिली होती है, कारोबार में एंटर होती है, काम करती है, अपनी अगली नस्ल को दे देती है। बिजनेस की क्या होती है, अच्छा इसमें कंट्रोलिंग जनरेशन होती है, फिर सिबलिंग्स आते हैं, बहन भाई, और फिर उसके बाद कजन्स आते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है आगे जाके, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं। ये कोशिश करें कि यही मसला हल हो जाए, नहीं तो यहाँ तो सॉल्व ही नहीं होगा, यहाँ तो सिर्फ फटा होगा, बंटवारा होगा, तेरा मेरा होगा और बंटवारा। क्योंकि उनकी बेगमात आ जाती है ना, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं, तो फिर सिर्फ बंटवारा ही होता है, कुछ हो नहीं सकता। हाँ स्टार्टअप होता है, ये बिजनेस ग्रो करता है, मैच्योर होता है और डिक्लाइन होता है। तो ये एक चेकलिस्ट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कि हमारी इस वक्त कौन सी स्टेज है, एंड देन यू कैन मेक अ प्लान। अच्छा इसमें ये आपस में बड़ा मिंगल सा होता है, इसको एक मिनट में देख लेते हैं। फैमिली, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली के मेंबर होते हैं, कुछ लोग, ये भी दिखाता हूँ, ये देखें ऐसा होता है, उफ बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ लोग हैं वो फैमिली के मेंबर हैं, 2 की तरह। कुछ लोग हैं जो नॉन फैमिली मालिक हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन फैमिली एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ लोग हैं जो फैमिली के मेंबर भी हैं और एम्प्लॉयज़ भी हैं। यानी अजीब सा खिचड़ी पकी होती है यहाँ पे। खाला का बेटा भी काम कर रहा है आपके पास, एक मेरा पार्टनर है उसका बेटा भी काम कर रहा है, ठीक है जी। सो लॉट ऑफ थिंग्स है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मालिक भी होते हैं, एम्प्लॉय भी होते हैं और बिजनेस में भी काम कर रहे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर। पहले उसको सेग्रीगेट करना होता कि कौन कौन। अभी हम लोगों ने एक मिल है लेदर की, मैं एक बोर्ड में हमने मिल एक्वायर की। वो कंपनी पिछले 5 साल से नहीं चल रही थी, प्रीमियम लेदर के नाम से, वेरी बिग लेदर, पाकिस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
तो मैं वहाँ गया तो मुझे पता ही लगा कि वहाँ पे दुनिया जहान के रिश्तेदार घुसे हुए हैं उसके अंदर। लेदर बेचने वाला खाला का बेटा, केमिकल बेचने वाला फुफो का बेटा, वो खाला फुफी नु खाई जा रही, फुफी खाला नु खाई जा रही। और मैं क्या थी व्हाट्स हैपनिंग यार, ये क्या हो रहा है? वो कारोबार तरक्की कर ही नहीं सकता भाई, हर बंदा तो पाकिस्तान की तरह खा रहे हैं उसको, वो कारोबार बंद हो जाएगा। वो सारा सफाया सफुया किया तो अब थोड़ा सांस आना शुरू हुआ, अब चलना शुरू हुआ थोड़ा। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक वर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हर बंदा अपने इंटरेस्ट के चक्कर में इदारे को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा जी, चैलेंजेस क्या है इसमें, इसको मूव कर लेते हैं इसमें। और ये बड़ा मुश्किल काम है। खैर इसमें ये क्या हो गया, कैंसिल कर, ये तो बंद हो गया, दोबारा खोलना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्रैश कर गया। कहाँ से खोलना? ये कहाँ गया? हाँ, ये यहाँ से भी चल सकता था ना, तो मुझे पहले बताते यार, मुझे ऐसे कुछ लोग यार, ये तो मजे का काम है। जो बताओ यार, हद हो गई कसम से यार। शाह साहब जी, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। देखो कितना मजे का काम है, ये देखो ले, सीक्रेट तो मुझे बताया नहीं आप लोगों ने। देखो मैं कितनी जल्दी आखिर तक पहुंच गया, तो मुझे घंटा लग जाना था। अच्छा जी, हम कहते हैं कुछ इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं। इंटरनल चैलेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ख़ानदान का मसला है, घर वाले नहीं बसने दे रहे उसको। फिर उसके बाद जनाब मलकियत का मसला है, फिर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या होते हैं? नॉर्मली कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मसले होते हैं, लेजिस्लेशन के मसले होते हैं, गवर्नमेंट बंद कर देती है यहाँ पे। अच्छा, इनके मसाइल को देख लेते हैं। फैमिली का मसला कैसे हल करना है, ये एक हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। 1 करोड़ रुपए लेते हैं हम लिखने का। इज इट इंटरेस्टिंग? सिर्फ ये कागज लिखने का, एंड दिस कागज विल हेल्प देम टू सस्टेन फॉर नेक्स्ट 100 years। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फैमिली असेंबली होती है, फैमिली काउंसिल होती है, पूरी फैमिली की हर कहानी लिखी होती है कि भाइयों की शादियां कैसी होंगी, मंगनियां कैसे होंगी, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, डेथ होगी जनाजा कौन कराएगा, चलिस्मा कौन कराएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ये होगा वो, क्योंकि सारे पैसे तो कारोबार से निकल रहे होते हैं। तेरी बेटे की शादी पे 1 करोड़ रुपया लगा था, तो मेरे बेटे की शादी पे भी 1 करोड़ रुपया लगेगा। 2 भाभी हैं ना, लेकिन अच्छा मेरी बेटे की शादी पे 1 करोड़ रुपया लगेगा, उस वक्त 1 करोड़ रुपये की वैल्यू कुछ और थी, 10 साल गुजर गए भाई, अब तो डॉलरों में बात करो मेरे साथ। बड़े मसले हैं, 50 चीज़ें। एक बेटी है, वो एक दामाद आ गया बीच में, एक बेटे की एक ही बेटी है, उसका दामाद आ गया, वो कह रहा है मेरे दामाद ने कारोबार में आना, दामाद को ले आए, डिफेक्टिव दामाद, वो तो आते ही लूटने हैं। आपके अगर खाते पीते खानदान की एक ही लड़की है तो आप अंदाज़ा लगा लें जो भूखे दुनिया के लड़के उसके पीछे पड़े हैं। खानदान में डिफेंस में 5-5 लाख रुपए लेके लोग रिश्ते करा रहे हैं, वो लड़की ढूंढ के दो जिसका बाप अकेला हो, 2 कनाल का घर हो और मरने वाला हो। तो भाई 25-25 लाख रुपया रिश्ते कराने वालों को देते हैं लोग, पता है आपको? सर आप बिलीव करें ना, एक बंदा है जिसकी एक ही बेटी है, उसका 2 कनाल का घर है, एक फैक्ट्री है। अब मुझे बताएं 1 मिनट, क्या करेगा बाप? जायदाद तो मिलनी है ना बेटी को, बस चुप करके उसको फंसाए, खत्म हो गई बात। इंडियन फिल्में देखिए, इंडियन फिल्में बहुत सारे ऐसे होते थे। तो ये इसलिए कारोबारी, अच्छा इसके लिए वी हैव टू राइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कि दामाद का किरदार क्या है। हम दामाद को नहीं दे सकते कारोबार भाई, हम बोर्ड बना देंगे, बोर्ड को दे देंगे, इसको नहीं देंगे। ठीक है, तो ये कागज़ होता है, नेट पे जाके पढ़िएगा, इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी हुई हैं, मेरी भी 2-3 किताबों में इसका बहुत डिटेल में जिक्र है, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर अगर आपने ओनरशिप को ठीक करना है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ठीक करें। ये पूरा इसमें प्रोसेस लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएं। डायरेक्टर्स होते हैं जो कारोबार को के जो स्ट्रेटेजिक प्लान है सारे वो डिज़ाइन करते हैं बैठ के। ठीक है, अच्छा इसमें सीईओ नहीं होता, सीईओ जो होता है वो इसके बाद आता है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। यहाँ पे सीईओ आएगा, सीईओ बनेगा, सीईओ की जॉब बनेगी, नीचे पूरी टीम बनेगी, उसके बाद सारी चीज़ें डिटेल में जनरेट होंगी। ये सीईओ का काम है सारे का सारा। ठीक है जी, फिर उसमें अच्छा खैर ये असेसमेंट भी हमने एक छोटी सी दी हुई है, इसमें आप असेसमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप फैमिली बिजनेस के अंदर तो आप लिख सकते हैं कि इस वाले में मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है।
देन यू कैन मेक अ प्लान आउट ऑफ इट। सो ये उसका स्केल बना हुआ है प्रॉपर तरीके से, गेज बनी हुई है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल स्टोरी। जी जनाब, आई एम डन। अच्छा, आप वहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या था? किसने पास करनी थी? कैलकुलस में 33 नंबर चाहिए, बस बात खत्म हो गई, ज़्यादा नहीं लेने। हाँ, कितने नंबर चाहिए होते हैं पास करने के लिए? सीजीपी होता है रिलेटिव ग्रेडिंग, रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, तो इसमें क्या होगा? ये कैसे, इसे पास पूछ नहीं होता, मतलब पास फेल का जिक्र नहीं होता? पढ़ने वाले हैं वो थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं। अच्छा, उनको कैसे करना है? वो रेफरेंस बन जाते हैं जो टॉप परफॉर्मिंग है वो लेकिन रेफरेंस। उसकी एवरेज तो एवरेज क्रॉस करनी होती है। हाँ, एवरेज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उससे +-3 का। हाँ, तो बस आप अबाउट 40-50 एवरेज पे रहना है। बस 40-50 लेने, ज़्यादा नहीं लेने। मैं इवन अपने बेटे को भी ये कहता होता हूँ, मेरे बेटे को कहता है मुझे तुमसे ना कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए प्लीज़, लेकिन मेरे सामने कोई इलॉजिकल बात ना करी, बहुत चित्र मारूंगा। मुझे तुम्हें साइंसदान नहीं बनाना, लेकिन लॉजिकल बात करना मेरे साथ, ठीक है ना? कैलकुलस जहाँ तक हमने पढ़ी हुई है, मुझे याद है हमने भी पढ़ी हुई है कैलकुलस काफ़ी सारी, हमने पार्ट 1 में भी पढ़ी, फिर 2 में भी पढ़ी, फिर लैप्लास वगैरह भी पढ़ा। इतनी मुश्किल नहीं है यार कैलकुलस। उसमें मेरा ख्याल है जो पिछले सालों के पेपर हैं 2-3 सालों के, वो उठा लो, उसको पढ़ लो, उसी में से कोई 4-5 सवाल रिपीट हो जाएंगे। हमें तो ये समझाया जाता था, हम भी यही करते थे। हैं कैसे? दूसरा क्वेश्चन क्या था जनाब? कंपनीज। अच्छा, मैं कंपनीज किस तरह मैनेज करता हूँ? मेरी अपनी जितनी कंपनीज हैं सब में मेरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं। मैं कंपनी का ऑपरेशन नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ चेक साइन करता हूँ। तो मेरे नीचे जितनी कंपनीज हैं, जो मेरी 6-7 हैं, सबके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है? और मैं 3-3, 4-4 लाख रुपये उनको सैलरियाँ देता हूँ, उनको मैंने गाड़ियाँ दी हुई हैं और वो कारोबार चलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ उनकी ज़रूरत पूरी करूँ, वो कोशिश करते हैं मेरी ज़रूरत पूरी करें। दैट्स द होल स्टोरी। अगर मैं लोगों का ख्याल नहीं रखूँगा तो वो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे। इसलिए यू हैव टू रिलाई ऑन द पीपल, डेलीगेट थिंग्स। अगर आप यही समझेंगे कि दुनिया का सारा काम मैं ही कर सकता हूँ। सुंदर पिचाई से एक इंटरव्यू हो रहा था, सुंदर पिचाई का। उससे किसी ने पूछा कि इंटरव्यू के दौरान कि तुमने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की? किसी ने सुना उसका जवाब? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं मेहनत करता था। इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ। मैं मेहनत करता था और मैं अपना काम लोगों को नहीं देता, मैं टीम नहीं बनाता था। तो जिस दिन से मैंने मेहनत करनी छोड़ी है, मैं हड हराम हुआ हूँ, मैं तरक्की कर गया हूँ। क्योंकि मैं लोगों को काम देता हूँ और कहता हूँ करो, तो लोग कर देते हैं। मैं और देता हूँ, और कर देते हैं। इसी तरह से वो जो है बिल गेट्स, उससे किसी ने पूछा कि यार तुम लोगों को जब रखते हो तो क्या देते हो? कहता मैं नहीं, वो उसने कहा था ये जो एप्पल का सीईओ था, स्टीव जॉब्स ने कहा था, कहता मैं लेजिएस्ट बंदा रखता हूँ अपनी कंपनी। कहता है वो क्यों? कहता है वो ना हमेशा काम करने का शॉर्टेस्ट वे ढूंढता है। तो वो जो तरीके का फाइंड आउट करता है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो वो इसलिए डिफरेंट लोगों के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। अच्छा, ब्रांड कैसे लॉन्च होता है? देखिए, ब्रांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप पहले लोगो एक ज़रूर बनाएं। यू कैन हैव टू क्रिएट अ लोगो, जिस लोगो पे आपने काम करना है। उसके बाद उस लोगो के अराउंड एक स्टोरी बिल्ड करें। स्टोरी बिल्ड करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ब्रांड है बनजोजा है ना, हमने एक रेस्टोरेंट बनाया, उसका नाम है, मैं प्रैक्टिकल मिसाल बता देता हूँ आपको, बनजोजा। जोजा बोलते हैं पर्शियन में चिकन को, और बन बोलते हैं बन। तो इट्स लाइक जिस तरह से अलबैक सऊदी नहीं है, उसकी ये उसी तरह का ये रोस्ट है। तो इसका जो लोगो है वो हम लोगों ने पहले हम लोगों ने कुछ डिज़ाइन किया था, हमने रीडिज़ाइन किया उसको दोबारा। अच्छा, लोगो ऐसा होना चाहिए जो देखने में आसान हो, सिंपल हो। जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे क्लाइंट को कंफ्यूज नहीं करें। ट्रेडमार्क करें इसको फौरन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको ट्रेडमार्क करें, क्योंकि कल को कोई और बंदा कॉपी कर लेगा आपका लोगो। उसको ट्रेडमार्क करें। अच्छा, फिर इसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बिल्ड करें। मैंने इसके इर्द गिर्द स्टोरी बिल्ड की हुई है। हमारी स्टोरी है टेस्ट दैट स्टेज, ये उसकी वो स्लोगन है, टेस्ट दैट स्टेज। यानी मेरा अगर आप चिकन खाएंगे तो कम से कम 15 मिनट तक आपकी जुबान पे उसका टेस्ट रहेगा। और हमारी R&D सारा दिन इसी काम पे हो रही होती है कि किसी बंदे ने अगर खा लिया है तो उसको टेस्ट फील हो रहा है कि नहीं। लिटरली हम कस्टमर के उठने के बाद फीडबैक लेते हैं उससे कि सर आपको टेस्ट महसूस हो रहा है? वो कहेगा जी। नहीं हो रहा तो आई विल हैव अ मीटिंग विद माय शेफ। तो अगर आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है तो जो प्रॉमिस आपने कमिट किया कस्टमर के साथ, वो आपने डिलीवर भी करना है। यानी हम ये कहते हैं कि खाना खाने के 15 मिनट तक आपके मुंह में उसका जायका रहेगा। इट्स दैट सॉलिड, ठीक है?
और एक और चीज़ हम बिल्ड कर रहे हैं इसी ब्रांड के अराउंड, वो ये है कि हमारा जो फूड है, मेरी दुकान पे जिसने आना है उसने मार्केट में आके मेरी दुकान में नहीं आना, उसने घर से सोच के आना कि मेरी दुकान पे आना। सो दिस इज आवर थिंकिंग। हम ये नहीं करें, हमने अपने ब्रांड के साथ लगाना शुरू किया कि बंजोजा इजंट एन ऑप्शन, इट्स अ डिसीजन। ये लिखा हुआ है जगह जगह पे हम लिखते हैं कि इट्स नॉट एन ऑप्शन कि आप आए हैं मार्केट में और आपने कहा चलो यार ये नहीं मिल रहा तो ये खा लें, वो हमारा कस्टमर ही नहीं है। हमारा कस्टमर वो है जो घर से ये कह के निकला है कि मैंने ये खाने जाना है। तो इसलिए बड़ा डेडिकेटेड कस्टमर है। तो अपने ब्रांड को आपने सही जगह प्लेस करने के लिए ना आपको फिर उस तरह के काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन आपका जो, मैं एक वर्ड जरूर बोलूंगा ब्रांड के लिए, जिसने भी सवाल पूछा था मुझे नहीं पता, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जो प्रॉमिस आपने कमिट किया ना अपने कस्टमर के साथ वो डिलीवर करना है आप, बस। अगर आपका प्रॉमिस डिलीवर नहीं हो रहा तो ब्रांड मर जाएगा। अपने प्रॉमिस को स्टिक करें, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें कभी। टॉलरेंस रिलायबल है, लेकिन अगर वो रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करेगा ना तो ब्रांड खत्म हो जाएगा। उसको अपना प्रॉमिस तो डिलीवर करना है ना। घर छोटा बड़ा नहीं होता, मजबूत होता। ये किसका स्लोगन था? मुगल स्टील का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक कैंपेन बनानी होती है, एक मैसेज बनाना होता है। अच्छा, फिर उसको रिपीट भी करना होता है, बार 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 बार। आपने छोड़ना नहीं है उसको। और इसके जो स्लोगन होते हैं वो रोजाना चेंज नहीं होते ब्रांड्स के। जिस तरह भी एमएन बैक है ना, मेरी कंसल्टिंग कंपनी, उसका स्लोगन है पार्टनर इन सक्सेस फॉर जनरेशंस। ये पिछले 7 सालों से है, 7 साल हो गए, एक ही लाइन है, पार्टनर इन सक्सेस फॉर जनरेशंस। और अब हमारी कंपनी पाकिस्तान की फैमिली बिजनेसेस के अंदर एक प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म बन गई। यानी पाकिस्तान में अगर कोई लिखे ना कि फैमिली बिजनेस कंसल्टिंग फर्म, तो आपको एमएन बैक निकल के नजर आएगी। सो वी आर बेसिकली यू नो मेक आवर सेल्फ इनटू प्रेस्टीजियस इन दिस एरिया। आगे क्या है, हर्डल्स कैसे फेस करते हैं? वेरी सिंपल, ढीट हो जाए, कुछ नहीं करना, बस ढीट हो जाए। हर्डल्स का एक ही हल है, अल्लाह पे यकीन करें। देखें, नमाज पढ़ें, मैं हमेशा नमाज पढ़ता हूँ। जो काम आपने करना है अल्लाह से दुआ करें, मेहनत करें, लेकिन अपने ऊपर ये ना करें कि मेहनत का मुझे रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से करम की दुआ करें, आपकी मेहनत में वो ज़रूर फल डालेगा। मैं तो सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ शुरू करनी होती है पहले अल्लाह से उसका सौदा मारता हूँ। अब जगह मैंने अपना फार्मूला, मेरे जितने बिजनेसेस हैं मैं 1% ऑफ सेल इन ऑल बिजनेसेस अल्लाह करता हूँ, अल्लाह के नाम में देता हूँ। मेरे अकाउंट्स के अंदर बिल्ट इन है, अकाउंटिंग में बिल्ट इन है कि जैसे सेल होगी 1% वो उसको चैरिटी कर देंगे। तो ये आपने कुछ चीज़ें, बिलीफ सिस्टम है आपका, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए हर्डल्स क्या है यार, हर्डल्स तो कुछ भी हर्डल्स नहीं, हमारे दौर में कुछ भी हर्डल नहीं है यार। अल्लाह का शुक्र है, खाना खाते हैं, नींद आती है, सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कौन सा अल्लाह शुक्र का, आप में से कौन सा ऐसा जिसको सुबह की रोटी नहीं मिली? वो भूखा है, खुद ना आया, खुद आ गया, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में सुबह का नाश्ता नहीं था। एवरीवन हैड एट लीस्ट द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एट होम। हम बड़े ना प्रिविलेज्ड लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी वालदा मोहतरमा को कोविड हुआ, 2021 में फौत हुई। मेरी वालदा जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो एक दिन की 30,000 की ऑक्सीजन वो कंज्यूम करती थी। जो सांस आप ले रहे हैं ना अभी, ये मुझे 30,000 रुपया दिन का पड़ता था, 30,000 रुपीज़ अ डे। तो जस्ट इमेजिन हाउ प्रिविलेज्ड वी आर। तो बात सिर्फ यह कि जो बात कह रहे हैं हर्डल, हर्डल कुछ भी नहीं है यार, ये तो ज़िंदगी है। आप उठेंगे, आपको कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कुछ ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, मैं आपको बता, आप तो इस सांस की कीमत नहीं दे सकते यार। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी अम्मी का सैचुरेशन लेवल 70 पे था तो 30,000 रुपया डे तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन का देना पड़ता। आप जस्ट इमेजिन करें आप कितने की ऑक्सीजन खा रहे हैं इस वक्त बैठे यहाँ पर, और आपके फेफड़े कैन इनहेल एंड एक्सहेल, इमेजिन, फ्री ऑफ कॉस्ट। मौज नहीं लगी भी तुम्हारी, याशी लगी हुई यार, कसम से मुझे तो लगता था मेरी याशी लगी हुई यार, मैं सांस ले रहा हूँ। ये नहीं लिया जाता भाई, नहीं आता सांस। तो ये तो एक तो बात ये है कि शुक्र करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मोमिन की 2 ही हालतें हैं, या वो सब्र में होता है या वो शुक्र में होता है। कोशिश ज़रूर करें, अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करें, खुश रहें, और हर लेवल पे आपको हैप्पी, खुश रहना सीखें हर मौके पे। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भी रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पास में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। मोमेंट्स में रहें, थोड़ा बहुत सोचते रहें, एफर्ट करते रहें, नीयत साफ रखें, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखें हमेशा, नेगेटिव लोगों से जान छुड़ाएं। वो जो मिलते ही कहते हैं की करने लगा है, ना करी बना परा मारी यार, तू साला पैनू डरा दे मैंने,
पता नहीं मैंने करना भी है कि नहीं करना, तो पहले ही आके मेरी जान निकाल दे। ट्राई टू अवॉइड दोज पीपल जो इस तरह के हों, ठीक है ना, उससे दूर रहें। उन्होंने खुद कुछ करना है ना आपको करने दें। तो मुझे तो लगता है हर्डल्स का एक ही हल है, स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु बेसिकली ड्रेन योर एनर्जी एंड अवॉइड दोज पीपल, स्टे विद द पॉजिटिव पीपल जो लोग आपको हौसला दें। कई दफ़ा यकीन करें ज़िंदगी में खुदा की कसम ना पैसा चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक दोस्त चाहिए होता है जो सिर्फ ये कहेगा यार घबराना, अल्लाह खैर करेगा, बस इतना ही बोलो। सिर्फ इतना ही कहना फ़ोन करके कि घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा वो ना भी आए, जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होने चाहिए आपके जो कहे यार परेशान ना हो यार, करना आपने खुद ही है सारा कुछ, ठीक है। अच्छा नीचे क्वेश्चन क्या था जी, एंटरप्रेन्योर कैसे बनता है? एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं? आइडिया आपको कैसे आइडिया कैसे आया था? दो लोगों को, दो तरह के लोगों को एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए, जो मेरा अपना ओपिनियन है। एक बंदा जो मेहनती हो और ईमानदार हो, वो एंटरप्रेन्योर है, पैदाइशी एंटरप्रेन्योर है। अगर वो मेहनती है, एक सेकंड, वो 9 बजे उठ के काम शुरू करता है, रात के 12 बजे तक काम करता है, और वो ईमानदार भी है, तो वो अगर नौकरी भी करेगा तो वैसे ही करेगा ना। मैं तो ये सोचता था, मुझे तो ये तंग करती थी बात, मैं नौकरी भी गधों की तरह ही करता था। मैं पढ़ता होता था, लोग मैं कहता था मैं पढ़ा लिखा खोता हूँ। मैं जब जॉब्स करता था, मैं क्योंकि मैं सुबह शुरू होता था रात के 12 बजे तक, मेरी तो जॉब प्लांट्स की थी, 24/7 का मैं एम्प्लॉई था, ठीक है ना, 24 घंटे प्लांट्स चलते थे। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं काम तो सारा ठीक कर रहा हूँ, लेकिन यार बेसिकली आई वाज ऑलवेज डिस्टर्ब्ड कि मैं किसी के लिए जान मार रहा हूँ, यू नो, आई वाज कीप्स ऑन डूइंग। तो मुझे ये फील होता था कि अगर मैं यही मेहनत अपने लिए कर लूँ तो चलो बेहतर ही होगा कुछ। तो अपना काम शुरू कर दिया, और वल्लाह कसम मैंने आपको बताया, मैं जब स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह देना शुरू कर दिया बीच में। अच्छा सम टाइम ना अल्लाह आपको मौके भी दे रहा होता है। मुझे अल्लाह के बीच में कुछ जॉब्स ऑफर हुई, पता नहीं मैंने वो क्यों नहीं ज्वाइन की। टेट्रा पैक ने मुझे जॉब ऑफर की, टेट्रा पैक इज वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी, दे ऑफर्ड मी अ जॉब। एक सऊदी कंपनी थी जमजूम, दे ऑफर्ड मी जॉब एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मेरा दिल नहीं मानता था, पता नहीं, मैं कहता था यार मैं क्या करूँगा जाकर उधर, वही सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। मैंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर आप यू नो, अच्छा एक और बात कि वो जॉब और बिजनेस दोनों ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द चॉइस, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस। यानी मेरे लिए 5 बजे दिन ख़त्म नहीं होता, जॉब वाले के लिए हो सकता हो जाए। एक और चीज़ जो आपने बोला, मेरे लिए ना मुझे लगता था कि यार ये जो पहली और 31 वाला चक्कर है ना, ये ज़िंदगी में मुझे बहुत बुरा लगता था कि पहली को पैसे मिलेंगे, फिर 31 को यू नो ख़त्म हो जाएंगे, फिर पहली को मिलेंगे। तो वो जिस तरह से नशे ही नहीं होते, यू नो, जिस तरह से वो नशे का टीका होता है, वो आप पैसे मिलते हैं आपको पहली को तो आपको शांति हो जाती है, फिर आप जैसे जैसे यू नो 22 तारीख आती है फिर काटते हैं आप, क्योंकि आपका नशा टूटता है, पैसे ख़त्म हो रहे होते हैं, फिर आप चक्कियाँ काटते हैं, 26 को फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर अगला महीना गुजर जाता है। मैं इस साइकिल में फंस गया था। जब से मैं एंटरप्रेन्योर बना, मैं रोज़ाना चक्कियाँ काटता हूँ, रोज़ाना। अब वो जो वाली आदत है वो सुबह रोज़ाना सुबह उठ के शुरू हो जाता हूँ। तो ये है कि आप अपना एक्सट्रीम जी सकते हैं, आप अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा इट्स अल्टीमेट नॉट, ये कोई पैसों का मामला नहीं है कि पैसे किसी के पास ज़्यादा होंगे किसी के पास कम होंगे। आज माशाल्लाह हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो शायद हमसे 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो जॉब्स करते हैं लेकिन दे आर वर्किंग इन वेरी वेरी गुड कंपनीज इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी। अब जो डॉलर पैरिटी है, अब जो बंदा मिसाल के तौर पर वहाँ पे $25,000 कमा रहा है, ज़रा इमेजिन करें यहाँ पे कितना बनेगा, ठीक है। लेकिन वो भी इंटरेस्टेड है कि यार मैंने कोई कारोबार करना है। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए जॉब में क्या होगा यार, आप जॉब में यहाँ से मेहनत करके यहाँ करके आपका बच्चा फिर यहाँ से शुरू करेगा, फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर अगला बच्चा यहाँ से शुरू करेगा। सो अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो अब जब आप यहाँ छोड़ेंगे तो आपका बच्चा हो सकता है यहाँ से शुरू करे एंड दे कैन टेक अपवर्ड। तो आप कम से कम ये तो सोचें, आपका फोकस एसेट्स पे होता है, और एसेट्स का भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो आपको करना चाहिए। आखिरी चीज़ थी जी, गुड एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं? बी कंसिस्टेंट, दैट्स द ओनली वन स्टोरी। बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, बिलीव एंड बी कंसिस्टेंट। अपने ऊपर यकीन रखें। फेल होना अच्छी बात है, फेल वही होता है जो कुछ करता है, फेल होना अच्छी बात है। बल्कि मैं फेल तो बोलूँगा, फेल कुछ भी नहीं होता। फेल इज एक्चुअल में इज एन एक्सपेरिमेंट, इज एक्सपेरिमेंट, फेल कुछ भी नहीं है।
लैपलास में नहीं होना, कैलकस वाला फेल की बात नहीं कर रहा। तो पता लगे तो मुझे आके कैसे कि तुसी कैसे एक्सपेरिमेंट करो, मैं फेल हो गया, तो मेरे से पास है नहीं खेप टू मी सेड कि सर आपने कहा था नहीं, मैं तो फेल हो गया हूँ, सब देखे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। डोंट डू दैट एक्सपेरिमेंट प्लीज, ओके। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन? टाइम मैनेजमेंट हाँ देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ, आई नॉर्मली लिव विद द कैलेंडर। मेरे पास एक कैलेंडर होता है मेरी ज़िंदगी का, उसमें मेरी सारी स्लॉट्स डली हुई होती हैं और मैं कैलेंडर मैनेजमेंट करता हूँ। और एक एज अ मेल होने के नाते मेरी एक लाइफ की टिप है, बंदे को घर पे नहीं रहना चाहिए। 9 बजे 8-9 बजे नहा धो के कपड़े पहन के घर से दफ़ा हो जाए। जिस मर्द को घर में रहने की आदत पड़ जाए वो घर में रहता रहता सांस बन जाता है। तो मर्द का कोई काम नहीं है घर पे रहना, माशाल्लाह आपकी रूटीन बनी हुई है। मैं आपको डिसिप्लिन की बात बता देता हूँ, अगर ज़िंदगी में कभी जॉब ना भी हो फिर भी 5 बजे 8-9 बजे कपड़े शपड़े पहन के जाके पार्क में बैठ जाओ। किसी से मिलेंगे, किसी से मुलाकात होगी, अल्लाह ताला रास्ते निकालेगा। तो डिसिप्लिन का मतलब यह है कि डिसिप्लिन विल हेल्प यू टू गेट टाइम मैनेजमेंट। अपने आप को डिसिप्लिन रखें। एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास बड़ा फ्री टाइम होता है, लेकिन आप कमिटमेंट्स होती हैं। मैं अपने कैलेंडर से मैनेज करता हूँ अपनी चीज़ों। मेरे पास कैलेंडर होता है, उसके अंदर जो चीज़ डल जाए मैं उसको फॉलो करता हूँ बस। गूगल कैलेंडर है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है। यू जस्ट सेंड मी एन इनवाइट, आई विल एक्सेप्ट इट, आई विल रिजेक्ट इट, आई कैन री चेंज माई टाइम। मैं उससे चलता हूँ। टाइम मैनेजमेंट यही होती है और बहुत टाइम होता है। अगर आप कैलेंडर सामने खोल लें 30 दिन का, आप ज़रा सोचना शुरू करें कि मैंने सारा महीना करना क्या है। आपने कभी कैलेंडर यूज़ किया है किसी ने? हाँ, इसमें है कैलेंडर, इसमें सिस्टम में कैलेंडर है जी है। हाँ, कहाँ से मिलेगा यार? ये इधर आओ, इधर कैलेंडर निकालो, मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल कैलेंडर खोलो, वैसे यहाँ पे गूगल कैलेंडर खोलो, उसका भी होता है, क्विक आउटलुक का भी होता है। हाँ ये खोलो, यही खोल दो, सर्च में कर गूगल यहाँ पे ना। हाँ ये यहाँ इस पर कैलेंडर आएगा नीचे। वेरी गुड। अगर ये नेट लगा हुआ है ना, ये खोल दो बस। हाँ बस चला दो इसको, क्लिक किया तो ये चल क्यों नहीं रहा है? घूम तो रहा है कुछ। नेट लगा हुआ है इस पर? टच कर दो, वो साइन इन मांगेगा। नहीं आ जाएगा, तो मेरे ख्याल आ तो जाएगा। हाँ साइन इन करो। यहाँ पे कोई एड्रेस है किसी का? सारे साइन इन हुए। अच्छा साइन इन करेंगे तो यहाँ पे पूरा महीने का चार्ट बना हुआ आ जाएगा। उसके अंदर यूजर Search स्टार्ट में पुटिंग Outlook योर स्लॉट्स। आई कैन शो यू ऑन माय मोबाइल, कैलेंडर बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप खोलो वो लेफ्ट साइड पे आया हुआ है एप्स पीछे, ये ऊपर। ओपन। उसमें जाके लिखो कैलेंडली ज़्यादा, इसमें होगा नहीं। इंस्टॉल्ड है प्रोजेक्ट नहीं है। लिखो इसको बंद करो, कैलेंडली लिखो, कैलेंडली CALENDLY। मतलब टोटली लाइफ आप हाँ इसके अंदर है, इससे बाहर अपना नहीं। डिसीजन नहीं है। ना इससे नहीं, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। ये एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। हाँ कैलेंडली भी आप लोग कर सकते हैं। और गूगल का अपना बहुत फिट टूल है। बहुत सारे हैं इनके पास। माइक्रोसॉफ्ट का वो है अकाउंट है, तो सबके पास आउटलुक का आउटलुक भी कैलेंडर। यूज कर सकते हैं, उसमें आप कैलेंडर किसी को इनवाइट भेज सकते हैं और किसी का इवन हमने ये जितने लेक्चर थिएटर्स हैं उसके साथ सिंक किए हुए हैं, तो अगर आप कोई हाँ। मीटिंग स्केड्यूल करने लगे, वो बता देता है कि ये फ्री है कि नहीं। हाँ टीचर्स भी इसी तरह बता सकते तो हो। टाइम ऐसे ना, और बहुत टाइम होता है, इतना वेले है, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी बताना चाहते हैं आज शाम में